हेलो वंसल लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है लव अनएक्सपेक्टेड। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि एक लड़का हाईवे पे ब्रिज के पास खड़ा है और नीचे देख रहा है। नीचे नदी बह रही थी। नीचे नदी को देखते हुए कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरा सब कुछ छिन चुका है, अब मेरे पास जीने की कोई भी वजह नहीं है। ऐसा कहकर वह नदी को देखे जा रहा था। वहाँ से कुछ दूर एक पर्सन उस लड़के पर दूर से दूरबीन से नज़र रखा हुआ था और वह एक शख्स को कॉल करता है और कहता है सर वह बिल्कुल मेरे ठीक सामने है और वह ब्रिज से नीचे देख रहा है और अपने आप से बातें कर रहा है। वह पर्सन कहता है तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। कुछ ही देर में वह पर्सन उस शख्स के पास आ जाता है और कहता है कहाँ है वो। वह इशारे से ब्रिज के उस पार दिखाता है जहाँ पर वह लड़का खड़ा था और पानी की तरफ देख रहा था। तभी अचानक उस लड़के ने ब्रिज के ऊपर चढ़ जाता है। यह देख के वह पर्सन घबरा जाता है और वह हाईवे पार करने की कोशिश करता है और उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक वह उसके पास पहुंचा था तब तक उस लड़के ने नदी में छलांग लगा दी थी। उस पर्सन के हाथ में सिर्फ उस लड़के की कमीज रह गई थी और वह जोर से चिल्लाता है विहिंग। वह पर्सन अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है विहिंग तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद हम टाइम स्किप करके 6-7 का सीन दिखाते हैं कि एक पर्सन जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था और उन्हें अपने बास्केट में इकट्ठा कर रहा था। वह लकड़ियों को इकट्ठा करके अपने बास्केट में रखकर उन्हें अपनी झोपड़ी की तरफ ले जा रहा था और वह मुस्कुरा रहा था। वह जल्दी से अपनी झोपड़ी के पास आता है और उन लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करके रख देता है। उसके बाद वह तबेले में चला जाता है और वहाँ से अपनी गाय, बकरी और भेड़ को बाहर निकालता है और उनको चारा देने लगता है। वह गाय की पीठ को प्यार से थपथपाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो, आज मुझे आने में देर हो गई इसलिए मैं तुम्हें चारा नहीं दे पाया, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना। ऐसा कहकर वह मुस्कुरा देता है। उसके बाद वह एक बास्केट फिर से उठाता है और अपनी झोपड़ी के पीछे चला जाता है। वहाँ पर उसका बहुत बड़ा वेजिटेबल गार्डन था। उस गार्डन से वह बहुत सारी वेजिटेबल हार्वेस्ट करता है और उसके बाद वह अपने किचन में आ जाता है और सब्जियों को धोकर कट करने लगता है। वह अचानक से टाइम देखता है तो वह देखता है कि 8 बज चुके हैं। जैसे ही वह ये देखता है कि 8 बज चुके हैं तो वह घबरा जाता है। वो जल्दी जल्दी सब्जी कट करके उनको बनाने लगता है। उसके बाद बार बार टाइम देख रहा था और जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने की कोशिश कर रहा था। ब्रेकफास्ट बनते ही वह जल्दी से टेबल पर रख देता है और एक कमरे की तरफ दौड़ता है और कमरे में जाकर वह देखता है कि 2 प्यारे प्यारे बच्चे अभी भी सो रहे थे। विंग जब यह देखता है तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहता है वांगसन वीजान तुम दोनों अभी तक सो रहे हो, उठ क्यों नहीं जाते, तुम्हें स्कूल को देर हो जाएगी, तुम्हें पता है टाइम क्या हुआ है, अभी पूरे 10 बज गए हैं। वांगसन और वीजान जब यह सुनते हैं तो दोनों घबरा के उठ जाते हैं और एक अपनी मॉम की तरफ और एक बार घड़ी की तरफ देखते हैं। घड़ी में अभी सिर्फ 8:30 बजे थे। जब वांगसन और वीजान यह देखते हैं तो अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखते हैं और कहते हैं मॉम आपने फिर से हमसे झूठ बोला है ना, अभी तो सिर्फ 8:30 बजे हैं। तभी वांगसन बेड से उठते हुए अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मॉम मुझे समझ में ये नहीं आता आपकी घड़ी हमेशा 1.5 घंटे आगे क्यों चलती है। विंग जब उनकी दोनों की बातें सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है अगर मैं तुम्हें इस टाइम नहीं उठाऊंगा तो तुम्हें स्कूल जाने में देर हो जाएगी। तुम धीरे धीरे काम करोगे लेकिन जब भी तुम जल्दी से उठ जाते हो तो तुम्हें स्कूल जाने में देर नहीं होती। तुम तो आराम करते रहोगे लेकिन मुझे बहुत काम होता है, तुम दोनों को अच्छी तरह पता है ना, इसलिए जल्दी से वॉशरूम में जाओ और तैयार होकर आओ, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, चलो। उसके बाद वांगसन और वीजान अपनी मॉम से कुछ भी नहीं कहते, सीधे वॉशरूम में चले जाते हैं। उनकी मॉम भी रूम से बाहर निकलकर उनका लंच पैक करने लगती है। तभी उनके डोर पर नॉक होता है। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने एक ओल्ड लेडी थी। ओल्ड लेडी उसकी तरफ देखती है और मुस्कुरा देती है और कहती है विंग कैसे हो बेटा। विंग भी मुस्कुरा कर कहता है मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी हो। वह ओल्ड लेडी कहती है मैं भी ठीक हूँ, दरअसल मैंने आज सुबह मून केक बनाया था, सोचा था तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दे दूँ। विंग जब यह सुनता है तो खुश हो जाता है और उनसे मून केक ले लेता है। विंग उन आंटी को अंदर आने को कहता है लेकिन आंटी कहती है नहीं मुझे अभी घर में कुछ काम है, मैं बाद में आती हूँ। ऐसा कहकर वह आंटी वहाँ से चली जाती है। विंग मून केक को लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है और उनको भी वांगसन और वीजान के लंच बॉक्स में रखने लगता है। तब तक वांगसन और वीजान भी रेडी होकर बाहर आ चुके थे। वह आकर जल्दी से अपनी चेयर पर बैठते हैं और अपनी मॉम की तरफ देखते हैं। उनकी मॉम उनकी तरफ देखती है और कहती है तुम दोनों नाश्ता करो, तब तक मैं भी रेडी होकर आता हूँ। ऐसा कहकर विंग भी रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद विंग भी रूम से रेडी होकर बाहर आ जाता है और अपने बच्चों के पास बैठकर वह भी ब्रेकफास्ट करने लगता है। तीनों का ब्रेकफास्ट होने के बाद विंग बोलता है जाकर तुम दोनों अपना स्कूल बैग लेकर आओ। ऐसा कहकर वह अपना बैग लेकर आता है और उसमें उन दोनों बच्चों का लंच बॉक्स रख देता है और कहता है चलो चलते हैं। ऐसा कहकर दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर घर से बाहर आ जाता है। बाहर एक बाइसिकल रखी थी जिसके सामने एक सीट रखी थी, उस पर वह वांगसन को बैठाता है और पीछे वाले कैरियर पर वीजान को बैठाता है और खुद भी साइकिल पर बैठ जाता है और साइकिल को वीजान और वांगसन के स्कूल की तरफ ले चलता है। स्कूल में आने के बाद वांगसन और वीजान अपनी क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। विंग भी उसी स्कूल में पढ़ाने का काम करता था इसलिए वह भी अपने क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए चला जाता है। विंग जब स्कूल में आता है तो सभी टीचरों की नज़र हमेशा विंग पर ही रहती है, चाहे वो वुमेन हो या मैन, सभी उन विंग की तरफ देखने लगते हैं। सभी को विंग पसंद होता है। सभी टीचर विंग से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन विंग किसी से बात नहीं करता। वह सीधे अपने क्लासरूम में जाता है और बच्चों को पढ़ाने लगता है। यहाँ तक कि भी लंच टाइम में विंग स्टाफ रूम में जाकर लंच ना करने के बजाय अपने बच्चों के साथ स्कूल के ही गार्डन में बैठकर लंच किया करता है। सारी टीचर इसी बात से नाराज होती हैं कि विंग उनके साथ ज़्यादा बात नहीं करता और ना ही उनके साथ लंच करता है। स्कूल टाइम ओवर हो जाने के बाद विंग फिर से अपने बच्चों को साइकिल पर बैठाता है और उन्हें सीधे मार्केट ले जाता है। उससे वह अपनी जरूरत का सामान खरीदता है और बच्चों को लेकर फिर सीधे घर आ जाता है। विंग की झोपड़ी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, उसमें बस एक ही बेडरूम था और एक किचन और लिविंग रूम था। वहीं पर उनका डाइनिंग टेबल रखा हुआ था जहाँ पर बैठकर वह लोग अपना डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच किया करते थे। विंग के घर में ज़्यादा सामान नहीं था, बस जरूरत ही का सामान था। विंग जिनको जरूरत का समझता था उन्हीं को अपने घर में रखता था। यहाँ तक कि विंग ने अपने घर में टीवी तक नहीं रखी थी। बच्चे अपने एंटरटेनमेंट के लिए आउटडोर गेम खेला करते थे।
यहाँ तक कि विंग के पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं था। उसके पास सिर्फ एक कीपैड फ़ोन था जिससे कॉल आ और जा सकती है। विंग जैसे बच्चों को लेकर घर वापस आता है तो बच्चे जल्दी से सोने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं और फिर वापस आकर घर के कपड़े पहनकर वह बाहर चले जाते हैं खेलने के लिए। विंग उनको रोकता है और कहता है पहले अपनी स्टडी कंप्लीट करो, लेकिन वांगसन और वीजान कहते हैं हम घर वापस आकर कर लेंगे। ऐसा कहकर वांगसन और वीजान घर से बाहर निकल जाते हैं। विंग अपना हेड करता है और फिर अपने घर के कामों में लग जाता है। फिर वह अपने किचन गार्डन में जाता है और वहाँ पर कुछ काम करने लगता है। देखते देखते शाम होने लगती है। विंग को अपने बच्चों की चिंता होती है तो वह उनको लेने घर से बाहर निकल जाता है तो देखता है बच्चे पहाड़ियों पर और बच्चों के साथ खेल रहे थे। विंग उनको जाकर घर वापस लेकर आता है। विंग वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों जाकर अपना होमवर्क कंप्लीट करो, तब तक मैं रात का डिनर बना लेता हूँ। ऐसा कहकर विंग किचन की तरफ बढ़ जाता है। वांगसन और वीजान अपना स्कूल बैग लाकर उसी लिविंग रूम में काउच पर बैठ जाते हैं और अपना होमवर्क कंप्लीट करने लगते हैं। वांगसन वीजान को कुछ समझ में नहीं आता तो वह विंग को बुलाते हैं। विंग भी उनकी स्टडी करने में उनकी हेल्प कर रहा था। वांगसन और वीजान का होमवर्क कंप्लीट होने के बाद विंग और वांगसन वीजान मिलकर डिनर करते हैं। विंग उन दोनों को अपनी बाहों में उठा लेता है और उनको सीधे बेडरूम में ले जाता है और उनको अपने साथ सुला लेता है। वांगसन और वीजान दोनों ही विंग के एक एक साइड लेटे हुए थे। विंग अपने दोनों हाथों से अपने दोनों बच्चों को थपथपा रहा था। थोड़ी देर बाद ही वांगसन और वीजान सो जाते हैं। विंग जब यह देखता है कि वांगसन और वीजान सो गए हैं तो वह अपनी जगह से उठता है और सीधे खिड़की पर आकर खड़ा हो जाता है और चांद को देखने लगता है। फिर वह एक नज़र अपने बच्चों की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी अचानक उसका फेस सीरियस हो जाता है और वह चांद की तरफ देखता है और कहता है मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ लैनवांग जी, मैं तुम्हारा चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहता। यहाँ से सीन शिफ्ट करके हमें गुसू सिटी दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑफिस बिल्डिंग में एक पर्सन अपने चेयर पर बैठा हुआ था अपनी आंखें बंद करके। उसके ऑफिस रूम में बिल्कुल अंधेरा था। एक दूसरा उसके रूम में है और वहाँ पर इतना अंधेरा देखकर वह जल्दी से लाइट ऑन करता है। वह पहला पर्सन जब लाइट ऑन होता हुआ देखता है तो वह जल्दी से दूसरे पर्सन की तरफ देखता है और कहता है गगा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी दूसरा पर्सन उसकी तरफ देखता है और कहता है वांग जी तुम पूरे 15 दिन से घर नहीं गए हो, माँ को तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम कॉल भी नहीं उठा रहे हो, तुम ऐसा क्यों करते हो वांग जी। वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है गगा आजकल ऑफिस में काम बहुत है, मैं कुछ बिजी हो गया था इसलिए घर नहीं जा पाया। लेकिन अपने भाई वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि वांग जी 6 सालों से मैं देख रहा हूँ तुम्हारा काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है, तुम अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, मुझे अच्छी तरह पता है, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाते। वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है अगर यह इतना आसान होता तो मैं कब का उसे भूल चुका होता, लेकिन आज भी मैं उसे भूल नहीं पाया हूँ। लैंस सिचन जब वांग जी की यह बात सुनते हैं तो उसकी तरफ उसे देखते हैं और कहते हैं उसे तोड़ने में और करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, वह तुमसे बहुत करता था, उसने तो तुम्हारे कुछ भी गलत नहीं किया वांग, फिर भी तुमने उसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, उसका कैफे उससे छीन लिया, यहाँ तक कि उसकी माँ को भी उससे छीन लिया। वांग जी जब अपने भाई की बात सुनता है तो भाई की तरफ देखता है और कहता है मैंने उसकी माँ के साथ कुछ भी नहीं किया था, उसकी माँ का एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। हाँ जानता हूँ वांग जी, तुमने उसकी माँ का एक्सीडेंट नहीं करवाया था, लेकिन उस एक्सीडेंट का फ़ायदा तो उठाया था ना। तुमने विंग को इतना मजबूर कर दिया कि वह अपना ज़मीर अपना ईमान अपना सब कुछ खोने को तैयार हो गया था, उसने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया था। वांग जी जब अपने भाई की यह बात सुनता है तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और अपने टेबल पर रखा हुआ सारा सामान वह नीचे फेंक देता है और गुस्से से अपने भाई की तरफ देखने लगता है। लैंस सिचन जब वांग जी को इस तरह से देखते हैं तो उनके चेहरे पर एक टेबल स्माइल आता है और कहता है इतना गुस्सा करके क्या फ़ायदा वांग जी, क्या विंग आज वापस आ जाएगा। उसने तुम्हारी वजह से सुसाइड किया है और तुम्हें सारी ज़िंदगी इसी बोझ के साथ जीना होगा कि तुम्हारी वजह से विंग ने सुसाइड की है। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मॉम तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और तुम मॉम का फ़ोन नहीं उठा रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ तुमसे मिलने आ गया। वांग जी लैंस सिचन की बात सुनकर लैंस सिचन की तरफ देखता है और उसके बाद वह अपने ही ऑफिस रूम के एक रूम की तरफ बढ़ने लगता है और फिर से लैंस सिचन की तरफ पीछे मुड़कर देखता है और कहता है मॉम से कहना कल शाम को मैं उनसे मिलने आऊँगा। ऐसा कहकर वांग जी उस रूम के अंदर चला जाता है और उस रूम को अंदर से लॉक कर लेता है। लैंस सिचन अपना हेडसेट करते हैं और गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी उस रूम के अंदर आता है और रूम को चारों तरफ से देखने लगता है। उस रूम में हर कोने में विंग की तस्वीरें लगी हुई थी। विंग की तस्वीरों को देखने के बाद वह घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम सुसाइड कर लोगे, काश मैं कुछ देर पहले तुम्हारे पास पहुँच जाता तो मैं तुम्हें सुसाइड करने नहीं देता विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन इस बात का एहसास मुझे उस समय नहीं था, लेकिन अब है। मैं तो तुमसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा था, तुम्हें बर्बाद कर देना चाहता था, लेकिन तुम्हें बर्बाद करते करते कब मुझे तुमसे ही प्यार हो गया इस बात का मुझे एहसास नहीं हुआ था, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। वांग जी वहीं पर रोते रोते सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। वांग जी की आँख सुबह के 7 बजे खुल जाती है। वह उठता है और देखता है कि 7 बज चुके हैं तो वह जल्दी से वॉशरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। फिर वह रेडी होने लगता है, तभी उसका अचानक से फ़ोन रिंग करने लगता है। वह फ़ोन उठाता है तो उसकी मॉम का फ़ोन था। वह फ़ोन पर अपनी मॉम से बातें करता है। उसकी मॉम कहती है वांग जी कितने दिन हो गए तुम घर नहीं आए हो, सिचन ने बताया है कि आज शाम को तुम घर आने वाले हो, क्या ये बात सच है। वांग जी कहता है हाँ आज मैं आऊँगा आपसे मिलने। कार्मेली जब यह सुनती है तो खुश हो जाती है और कहती है तुम डिनर में क्या खाओगे, तुम्हें जो पसंद है मुझे बता दो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। वांग जी कहता है मॉम आपको अच्छा लगे वो बना लेना। ऐसा कहकर वांग जी फ़ोन काट देता है। उसके बाद वांग जी पूरी तरह से रेडी होकर अपने ऑफिस रूम में आ जाता है तो वह देखता है कि उसने जो रात को टेबल का सारा सामान बिखेर दिया था वो अभी भी पड़ा है। तो वह अपना फ़ोन निकालता है और किसी सर्वेंट को ऑफिस रूम की सफाई करने के लिए कहता है। थोड़ी देर में ही स्वीपर वहाँ आ जाता है और ऑफिस रूम की सफाई करना स्टार्ट कर देता है। वांग जी अभी विंडो पर खड़ा था और बाहर की सिटी को देख रहा था। सुबह का वक्त था इसलिए सड़कें खाली नज़र आ रही थी।
जब तक ऑफिस रूम की सफाई हो रही थी तब तक वांग जी विंडो पर ही खड़ा था। धीरे धीरे वह देखता है कि सड़कें अब गाड़ियों से भरने लगी हैं। लोग जल्दीबाजी में हड़बड़ी में इधर से उधर जा रहे थे। वांग जी उन लोगों को देख रहा था। जब स्वीपर ऑफिस क्लीन कर देता है तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर ऑफिस क्लीन हो गया है। वांग जी अपना हामी सर हिलाता है और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में ही ऑफिस के लोग भी ऑफिस में आ रहे थे। वांग जी को उनकी चहल पहल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वांग जी अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी अचानक वांग जी के ऑफिस के रूम का दरवाजा खुलता है और वांग जी का सेक्रेटरी अंदर आता है। वांग जी एक बार अपनी सेक्रेटरी की तरफ देखता है और फिर से लैपटॉप में काम करने लगता है। सेक्रेटरी उसके पास आता है और कहता है गुड मॉर्निंग सर। वांग जी सेक्रेटरी की तरफ देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी मिंग, तुम तो कल आने वाले थे लेकिन आज आ रहे हो। सेक्रेटरी मिंग जब यह सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और कहते हैं सर एक्चुअली मैं बहुत थक गया था इसलिए कल ऑफिस नहीं आ पाया। वांग जी सेक्रेटरी मिंग से कुछ नहीं कहता और फिर से लैपटॉप में काम करने लगता है। तभी सेक्रेटरी मिंग अपने हाथ में लाए हुए ब्रेकफास्ट को वांग जी की तरफ बढ़ाता है और कहता है सर आपका ब्रेकफास्ट। वांग जी ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू कहकर अपना ब्रेकफास्ट करने लगता है। सेक्रेटरी मिंग अभी भी वहीं खड़ा था। वांग जी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था और सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है तुम तो अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे ना, शादी कैसी रही। सेक्रेटरी मिंग मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं सर शादी तो बहुत बढ़िया थी लेकिन सर की जहाँ शादी हुई है वो यहाँ से बहुत दूर है। जब मैं यहाँ से जा रहा था तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि ट्रेन से सफ़र करने में ही 7 घंटे लग गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद तो मेरी सारी थकावट ही दूर हो गई। वह गाँव बहुत अच्छा है सर, वहाँ जाकर मुझे बहुत शांति मिली। वह गाँव पूरी तरह से पहाड़ों से घिरा है, देखने में बहुत सुंदर व्यू लगता है। सुबह के वक्त तो और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। वहाँ का सनसेट और सनराइज़ देखने में तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो वहाँ से आने को मन ही नहीं कर रहा था लेकिन वहाँ एक अजीब बात है, वहाँ पर एक भी होटल नहीं है। वांग जी जब यह सुनता है तो हैरानी से सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या कहा तुमने, वहाँ पर एक भी होटल नहीं है, मगर ऐसा क्यों। तो सेक्रेटरी मिंग कहते हैं सर ये गांव थोड़ा पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर बहुत हरियाली है लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर लोग जाते नहीं हैं क्योंकि वह सिटी से बहुत दूर है। लेकिन वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। आपको पता है वहाँ पर नेचुरल हॉट स्प्रिंग भी है, मैं तो वहाँ भी गया था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। ऐसा कहकर सेक्रेटरी मिंग अपने मोबाइल से वांग जी को वहाँ की पिक दिखाने लगते हैं। वांग जी जब वहाँ की तस्वीरें देखता है तो वांग जी को भी बहुत पसंद आता है। वांग जी सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है सेक्रेटरी मिंग अगर यहाँ पर हम कोई रिसोर्ट खोले तो कैसा चलेगा। सेक्रेटरी मिंग जब यह सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर यहाँ पर रिसोर्ट खोलना आइडिया तो अच्छा है लेकिन क्या वो चलेगा। बहुत अच्छा चलेगा। आजकल लोग सिटी में रहकर बहुत थक जाते हैं, उनकी सारी ज़िंदगी दौड़ भाग में ही निकल जाती है। वो लोग भी सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं। अगर हम वहाँ पर रिसोर्ट खोलेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन वहाँ रिसोर्ट खोलने से पहले मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर रिसोर्ट खोलना चाहिए कि नहीं। वैसे ये कौन सा गांव है। सेक्रेटरी मिंग जब ये सुनते हैं तो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर ईलिंग विलेज, ये ईलिंग शहर में पड़ता है, बहुत सुंदर गाँव है। वांग जी कहता है हाँ तुम्हारे मुँह से 2-3 बार सुन लिया है, ये बहुत सुंदर गाँव है, तो आज शाम की मेरी टिकट बुक कर दो, मैं ईलिंग शहर जाना चाहता हूँ। सेक्रेटरी मिंग जब ये सुनते हैं तो घबरा जाते हैं और कहते हैं सर आज शाम को, लेकिन आज शाम को तो आपने कहा था कि आप लैंड मेंशन जाने। मैडम लैंड का मेरे पास कॉल आया था, उन्होंने कहा था कि आज शाम को मैं आपको लैंड मेंशन लेके जाऊँ, अगर मैं आज नहीं ले गया तो मुझे वह नौकरी से निकाल देंगी। वांग जी जब यह सुनता है तो सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है सेक्रेटरी मिंग आप मेरे सेक्रेटरी हैं या मेरी मॉम के। सेक्रेटरी मिंग बड़ी मासूमियत से कहता है सर आप तो हाई कोर्ट हो लेकिन वह सुप्रीम कोर्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट की बात कैसे टाली जा सकती है। सर प्लीज़ आज लैंड मेंशन में चले जाइए नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वांग जी कहता है ठीक है कुछ देर के लिए लैंड मेंशन में चले जाएंगे, उसके बाद की टिकट बुक करो, हम आज ही ईलिंग शहर के लिए निकलेंगे। सेक्रेटरी मिंग हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी के लिए टिकट बुक करने लगता है। यहाँ से सीन करके इवनिंग का समय दिखाते हैं। इवनिंग में सेक्रेटरी मिंग और वांग जी लैंड मेंशन पे पहुंच जाते हैं। हारमली वांग जी को देखकर बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से जाकर वांग जी को हक कर लेती है और वांग जी के गाल पर हल्के से मारते हुए कहती है तुम इतने दिनों बाद क्यों आते हो घर पर, हाँ तुम्हारी कितनी चिंता होती है, तुम पहले से कितने दुबले नजर आ रहे हो, क्या तुम सही से खाना पीना नहीं कर रहे हो। वांग जी कहता है मॉम मैं हमेशा से ऐसे ही नजर आता हूँ, ये बस आपकी नज़रों का धोखा है। ऐसा कहकर वांग जी मेंशन के अंदर आ जाता है और आकर लिविंग रूम में देखता है कि लैंड कुरन लैंड सिचन और लैंड सिचन की वाइफ बेंचिंग वहाँ बैठी हुई थी। वह आपस में बात कर रहे थे लेकिन जैसे ही वांग जी को देखते हैं वह तीनों चुप हो जाते हैं। वांग जी जाकर लैंड सिचन के पास बैठ जाता है। लैंड सिचन वांग जी को देखकर एक झूठी स्माइल देता है। वांग जी समझ जाता है कि उसके भाई उसे फेक स्माइल दे रहा है। लैंड कुरन तो वांग जी को देखकर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वांग जी अपने डैड से कुछ कहना चाहता था लेकिन उसके डैड उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। वांग जी यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। वांग जी अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मॉम क्या डिनर रेडी है। कानवाली वांग जी की तरफ देखती है और कहती है हाँ बेटा डिनर रेडी है लेकिन अभी डिनर का तो समय नहीं हुआ है। वांग जी कहता है मुझे अभी कहीं निकलना है मॉम, अगर डिनर रेडी हो चुका है तो सर्व कर दीजिए, मैं और सेक्रेटरी मिंग अभी खाकर निकल जाएंगे। ऐसा कहकर वांग जी डाइनिंग प्लेस की तरफ जाने लगता है। कानवाली भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और सर्वेंट को इशारा करती है। सर्वेंट भी जल्दी से वांग जी की पसंद के सारे डिश टेबल पर सजाने लगते हैं। वांग जी ये देखकर एक बार अपनी माँ की तरफ स्माइल करता है और कहता है मॉम जल्दी सर्व कीजिए, कुछ ही देर में हमारी फ्लाइट है। सेक्रेटरी मिंग जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वांग जी की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं सर हमारी फ्लाइट नहीं है, वहाँ पर कोई भी प्लेन या जेट नहीं जाता है, वहाँ पर सिर्फ ट्रेन जाती है, हमें ट्रेन से सफ़र करना पड़ेगा। वांग जी जब यह सुनता है तो वह खाना खा रहा था, वह खाना खाते खाते रुक जाता है और सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखने लगता है। सेक्रेटरी मिंग कहता है सर मैं यह बात आपको बताना भूल गया था। वांग जी सेक्रेटरी मिंग से कुछ नहीं कहता, बस अपना हेड सेट करता है और अपना डिनर करने लगता है। सेक्रेटरी मिंग भी वांग जी के साथ डिनर करने लगता है। थोड़ी देर में वांग जी और सेक्रेटरी मिंग का डिनर करना हो जाता है। कार्वन ली की तरफ कहता है मॉम मैं कुछ दिनों के लिए ईलिंग शहर जा रहा हूँ, वहाँ पर शायद मैं आपसे ज़्यादा बात ना कर सकूँ। लैंड सिचन जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं ईलिंग शहर, मगर क्यों। वांग जी कहता है सेक्रेटरी मिंग कह रहे थे कि वह जगह बहुत अच्छी है, वहाँ पर रिसोर्ट खोला जा सकता है, इसलिए मैं उस जगह को देखने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है सेक्रेटरी मिंग चलो चलते हैं।
उसके बाद वांग जी और सेक्रेटरी मिंग लैंड मेंशन से बाहर आ जाते हैं। कार्मेन ली वांग जी को आज रात के लिए रोकना चाहती थी, लेकिन वांग जी कहता है मॉम काम बहुत ज़रूरी है। ऐसा कहकर वह अपनी कार में आकर बैठ जाता है। सेक्रेटरी मिंग भी पीछे पीछे वांग जी के आकर कार में बैठ जाता है। उसके बाद वह ड्राइवर से कहता है कि हमें रेलवे स्टेशन की तरफ ले चलो। ड्राइवर हाँ में अपना सर हिलाता है और कार स्टार्ट कर देता है और कार को रेलवे स्टेशन में पहुंचा देता है। सेक्रेटरी मिंग ने वांग जी के लिए वीआईपी कंपार्टमेंट बुक किया था, इसलिए वांग जी को ट्रेन में कोई भी परेशानी नहीं होती। वांग जी अपने केबिन में जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है वहाँ तक पहुँचने में हमें कितनी देर लगेगी। सेक्रेटरी मिंग कहता है सर कल सुबह तक हम पहुँच जाएंगे। वांग जी कहता है ठीक है, जब सुबह होगी तो मुझे जगा देना। ऐसा कहकर और अपनी सीट पर लेट जाता है। सेक्रेटरी मिंग ओके कहकर उस केबिन से बाहर निकलकर अपने केबिन में चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम दिखाते हैं कि उनका ट्रेन ईलिंग सिटी पहुँच चुका था। वांग जी और सेक्रेटरी मिंग अपनी ट्रेन से बाहर निकलते हैं। वांग जी जब ईलिंग सिटी को देखता है तो वह मुस्कुरा देता है। उसको यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा था। सेक्रेटरी मिंग यहाँ पहुँचने से पहले ही वांग जी के लिए एक कार बुक कर दी थी, इसलिए वह दोनों अपनी कार में बैठते हैं। सेक्रेटरी मिंग गांव की तरफ कार को ले जाता है। वांग जी खिड़की से गांव की हरियालियों को देख रहा था। उसे यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। वह सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है हमने जैसे कहा था सेक्रेटरी मिंग, ये गाँव उससे भी सुंदर है। मैं यहीं पर जरूर रिसोर्ट खोलूँगा। मुझे उस पॉइंट पर जहाँ मुझे रिसोर्ट बनना चाहिए। सेक्रेटरी मिंग में असर करता है और उसके बाद वांग जी को एक हिल पर लेता है। हिल के पास पहुंचने के बाद वांग जी को और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने के बाद वांग जी को पूरा ईलिंग सिटी और ईलिंग गांव दिख रहा था। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है सेक्रेटरी मिंग इस यहाँ पर रिसोर्ट बनाने से हमें बहुत फ़ायदा होगा। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वांग जी सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है सेक्रेटरी मिंग चलो गांव में घूम कर। सेक्रेटरी मिंग हाँ अपना सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी और सेक्रेटरी मिंग गांव की तरफ चल देते हैं। सेक्रेटरी मिंग अपनी कार की तरफ जा रहे थे, लेकिन वांग जी कहता है सेक्रेटरी मिंग मैं कार से नहीं, मैं पैदल ही इस गांव को घूमना चाहता हूँ। ये गांव देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसा कहकर वह हिल से उतर जाते हैं और गांव की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ से सीन कट करके हमें बींग का दिखाते हैं। आज संडे था, बींग को कहीं नहीं जाना था, इसलिए बींग अपने ही झोपड़ी की मरम्मत कर रहा था। बच्चे उसके पास आते हैं और कहते हैं मॉम हम पहाड़ी पर जा रहे हैं खेलने के लिए। बींग हाँ में सर हिलाता है और कहता है जाओ, लेकिन जल्दी घर लौट आना, मैं तब तक तुम लोगों का लंच तैयार कर दूंगा। बच्चे मुस्कुरा देते हैं और हाँ में अपना सर हिलाकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर वांग जी सेक्रेटरी मिंग के साथ पूरे गांव को एक्सप्लोर कर रहा था। वह हर चीज़ देख रहा था। उसे यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लग रहा था। वह अपने मन में सोचता है 5 साल बाद मुझे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि जिस खुशी की, जिस शांति की मैं तलाश कर रहा था वो मुझे यहीं पर मिलने वाली है। ऐसा सोचकर वह अपनी आंखें बंद करता है, लेकिन उसके कदम चल रहे थे, इसलिए उसने अपने कदमों के नीचे देखा ही नहीं कि क्या है। वह तभी अचानक धड़ाम से एक गड्ढे में गिर जाता है। सेक्रेटरी मिंग जब यह देखता है तो जल्दी से अपने मुँह पर हाथ रख लेता है और कहता है सर आप वहाँ कैसे गिर गए। वांग जी जल्दी से सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है, तभी वहाँ पर 2 बच्चे जोर जोर के हंसने लगते हैं। वांग जी भी उन बच्चों की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों हंस क्यों रहे हो। तो दोनों बच्चे वांग जी के पास आते हैं और कहते हैं आपने अपनी शक्ल देखी है, आप पूरे कीचड़ में सन चुके हो। वांग जी जल्दी से बाहर आता है और अपने आप को देखने लगता है। उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग गई थी। वांग जी सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है सेक्रेटरी मिंग जल्दी से एक होटल रूम बुक करो, मुझे अभी इसी वक्त फ्रेश होना है। सेक्रेटरी मिंग कहते हैं आई एम सॉरी सर, लेकिन यहाँ पर कोई होटल नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही बताया था ना कि इस गाँव में कोई होटल नहीं मिलेगा। वांग जी सेक्रेटरी मिंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है सेक्रेटरी मिंग मेरी हालत देखो, क्या मैं सारा दिन ऐसे ही रहूँगा। यहाँ तुमने कोई होटल बुक नहीं किया, अब हम कहाँ रुकेंगे। सेक्रेटरी मिंग बड़ी मासूमियत से कहता है सर मैंने सोचा आप घूमकर हम वापस जाएंगे, इसलिए मैंने शाम को रिटर्न की टिकट भी की है। वांग जी कहता है ऐसी हालत में मैं स्टेशन जाऊँगा, बिल्कुल नहीं, मुझे नहाना होगा। तभी वह दोनों बच्चे वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं अंकल अगर आपको नहाना है तो आप हमारे घर जाकर नहा सकते हैं। वांग जी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है क्या तुम दोनों मुझे सचमुच अपने घर ले जाओगे। दोनों बच्चे हाँ में अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ हम आपको ले जाएंगे, क्योंकि हमारी मॉम कहती है अगर कोई मुसीबत में पड़ा हो तो उसकी मदद करनी चाहिए, इसलिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। वांग जी उन दोनों की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है सेक्रेटरी मिंग मैं यहाँ से 1-2 दिन बाद ही जाऊँगा, तुम हमारे रहने की व्यवस्था करो। सेक्रेटरी मिंग कहता है सर मेरा यहाँ पर एक रिलेटिव है जहाँ मैं शादी में गया था, मैं उनसे बात कर देखता हूँ अगर यहाँ कोई रहने की जगह मिल जाए। वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ तुम जाओ और मैं तब तक नहा लेता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों बच्चों की तरफ देखता है और कहता है चलो कहाँ है तुम दोनों का घर। दोनों बच्चे वांग जी का हाथ पकड़ते हैं और अपने घर के पास ले आते हैं। वांग जी देखता है वह घर बहुत ही खूबसूरत था। कहने के लिए वह एक झोपड़ी था, लेकिन बाहर से बहुत सुंदर लग रहा था। वांगसन और वीजान दोनों ही वांग जी का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। वांग जी जब अंदर आता है तो अंदर आने के बाद हैरान हो जाता है, क्योंकि यह झोपड़ी बहुत छोटी थी। एक लिविंग रूम और किचन था और एक बेडरूम दिखाई दे रहा था। वांग जी को वॉशरूम कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था। वांग जी उन दोनों बच्चों की तरफ देखता है और कहता है कि वॉशरूम कहाँ है। वीजान कहता है वॉशरूम तो हमारे बेडरूम के अंदर है। ऐसा कहकर वीजान वांग जी का हाथ पकड़ता है और उसे बेडरूम के अंदर ले जाता है और वॉशरूम की तरफ इशारा करता है। वांग जी जल्दी से वॉशरूम के अंदर चला जाता है। वांगसन वीजान एक दूसरे की तरफ देखते हैं, तभी उनकी नज़र जमीन पर पड़ती है जहाँ वांग जी ने पूरा ही फर्श गंदा कर दिया था। और वीजान एक दूसरे का फेस देखने लगते हैं। तभी वीजान कहता है अगर मॉम ने देखा फर्श इतना गंदा है तो वह हमें डांटेंगी, जल्दी से हमें इसे साफ करना होगा। वह दोनों फर्श साफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर विंग आ जाता है और विंग उन दोनों की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम दोनों फिर से गंदे होकर आए हो ना, और फर्श भी गंदा कर दिया है। तभी वांगसन विंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं मॉम हम तो बिल्कुल साफ है, देखो जो कपड़े हम पहन के गए थे वह कपड़े बिल्कुल साफ सुथरे हैं। एक्चुअली में हमें रास्ते में एक अंकल मिल गए थे जो गड्ढे में गिर गए थे और उनके पूरे शरीर पर कीचड़ लग गया था। वह होटल जाना चाहते थे, लेकिन आपको तो पता है ना हमारे ईलिंग गाँव में कोई भी होटल नहीं है, इस उनकी मदद के लिए हम उन्हें अपने घर पर लेकर आए हैं। इस वक्त वह वॉशरूम में है।
और नहा रहे हैं। विंग जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ बच्चों, तुमने बहुत अच्छा किया, हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए। तभी विंग कहता है क्या तुमने उन अंकल को टॉवल दिया? वांगसन और वीजान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके पास तो पहनने के कपड़े भी नहीं हैं और उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो तो बिल्कुल कीचड़ में लथपथ हो चुके हैं। विंग जब यह सुनता है तो कहता है ठीक है, मैं उनको कपड़े और टॉवल लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर बेडरूम में चला जाता है और बेडड्रॉप से एक फ्रेश टॉवल निकालकर और एक पेयर कपड़े निकालकर बेड पर रखता है और जाकर वॉशरूम का दरवाजा खटखटाता है। वांगजी अभी नहा रहा था, उसके फेस पर साबुन लगा था। वांगजी जब दरवाजे पर नॉक सुनता है तो कहता है कौन है? विंग कहता है आपके लिए मैं टॉवल रख कर जा रहा हूँ, नहाने के बाद इसे ले लीजिएगा। विंग की आवाज़ सुनकर वांगजी हैरान हो जाता है क्योंकि यह आवाज़ उसे जानी पहचानी लगी थी। वांगजी ने अभी फेस पर साबुन लगा रखा था। वह जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, फिर उसे में आता है कि वह अभी पूरी तरह नेकेड है, इसलिए वह रोता है, अपने फेस को धोने लगता है। विंग टॉवल रखकर बेडरूम से बाहर निकल आता है और अपने बच्चों की तरफ देखता है और कहता है बच्चों, तुमने अपने स्कूल की होमवर्क नहीं किया है, आज संडे है, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अपनी पढ़ाई नहीं करोगे। जाकर तुम दोनों पढ़ाई करो, तब तक मैं लंच तैयार कर देता हूँ। वह अंकल अब तक नहा चुके होंगे, उनसे जाकर कहना कि लंच करके ही यहाँ से जाएं। जब कोई मेहमान आता है तो उसे खाली पेट हमारे घर से नहीं जाने देते। ऐसा कहकर विंग किचन में चला जाता है। वांगजी जल्दी से नहाकर वॉशरूम का दरवाजा खोलता है तो देखता है वॉशरूम के हैंडल पर टॉवल लटका था। वांगजी जल्दी से टॉवल लेकर खुद को लपेट लेता है और वॉशरूम से बाहर आ जाता है तो देखता है कि एक पेयर जोड़ी कपड़े वांगजी के लिए रखे हुए थे। वांगजी जल्दी से उन कपड़ों को पहनने लगता है। तभी अचानक वांगसन और वीजान भी बेडरूम में आ जाते हैं और वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि थैंक यू, तुम दोनों अगर नहीं होते तो मेरी हालत ख़राब हो जाती। वांगसन और वीजान मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं नहीं अंकल, हमने तो बस आपकी मदद की है, मदद करना तो अच्छी बात है ना। वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है और कहता है अंकल, मॉम ने कहा है आप दोपहर का लंच करके ही जाइएगा क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान को भूखा पेट नहीं भेजते हैं। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है तुम्हारी मॉम तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती हैं। वांगसन और वीजान एक दूसरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं हाँ, हमारी मॉम बहुत क्यूट भी है। वांगजी उन दोनों की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है फिर तो मुझे तुम्हारी मॉम को थैंक यू कहना चाहिए। तुम्हारी मॉम इस वक्त कहाँ पर है? तो वांगसन और वीजान कहते हैं हमारी मॉम तो इस वक्त किचन में लंच तैयार कर रही है। वांगजी उन दोनों का हाथ पकड़ता है और कहता है चलो तुम्हारी मॉम से मिलने, मैं उनको स्पेशली थैंक कहूँगा। उसके बाद वांगजी वीजान और वांगसन के साथ बेडरूम से बाहर आ जाता है और किचन की तरफ देखने लगता है। विंग इस वक्त पीठ पीछे करके खाना बना रहा था। वांगजी को विंग का फेस नहीं दिखा। तभी विंग को कुछ याद आता है और वह वांगसन और वीजान को आवाज़ लगाता है और सामने की तरफ देखने लगता है और कहता है वांगसन वीजान, तुम्हारे अंकल का हो गया है तो उन्हें बुला लाओ, मैंने लंच तैयार कर दिया है। विंग ऐसा कहते ही जैसे सामने की तरफ देखता है तो उसके हाथों से बॉल नीचे गिर जाता है। वह वांगजी की तरफ हैरानी से देख रहा था। वांगजी भी विंग की तरफ हैरानी से देख रहा था। वांगजी के तो दिल एक मिनट के लिए रुक ही जाता है। उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग को गले से लगा लेता है। लेकिन विंग को जैसे ही यह महसूस होता है कि वांगजी ने उसे गले से लगाया है तो वह वांगजी को दूर धक्का मार के फेंक देता है और वांगजी जाकर सीधे ज़मीन पर गिरता है। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लैन वांगजी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? वांगसन और वीजान यह देखकर हैरान हो जाते हैं। जल्दी से वे विंग के पास जाते हैं और विंग से कहते हैं मॉम, अपने अंकल को धक्का क्यों मारा? विंग जब अपने बच्चों की आवाज़ सुनता है तो जल्दी से अपने बच्चों को पीछे छुपा लेता है और वांगजी की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है मिस्टर लैन वांगजी, अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी ज़िंदगी को नर्क बनाने के बाद जब मैं कुछ पल सुकून के यहाँ जी रहा हूँ तो आप यहाँ भी आ गए हैं मेरी सुकून छीनने के लिए। आप यहाँ से चले जाइए, मैंने आपकी ज़िंदगी से और आप मेरी ज़िंदगी से दूर रहिए। मैं कभी भी आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ तो वह आप है, इसलिए निकल जाइए यहाँ से। वांगजी अभी भी स्टैचू बने ज़मीन पर बैठा हुआ था और विंग की तरफ देखने लगा था। विंग जब देखता है वांगजी कुछ नहीं कह रहा है तो विंग खुद वांगजी के पास आता है और वांगजी का हाथ पकड़ता है और वांगजी को खड़ा करता है और वांगजी का हाथ पकड़ते हुए खींचते हुए उसे अपने घर से बाहर धक्के मारकर निकाल देता है। वांगजी अभी भी स्टैचू बना हुआ विंग की तरफ देख रहा था। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लैन वांगजी, यहाँ से चुपचाप चले जाइए। ऐसा कहते ही विंग अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है और दरवाजे के पास ही बैठ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांगसन और वीजान जल्दी से विंग के पास आते हैं और उसके आंसुओं को पोंछने लगते हैं। विंग जब अपने बच्चों को देखता है तो अपने सीने से लगाता है और डर कांप रहा है। विंग के दरवाजा बंद करते ही वांग में होश आ जाता है। वह जल्दी विंग के दरवाजे को पीटने लगता है और विंग दरवाजा खोलो, मुझसे कुछ भी बात करनी है। लेकिन विंग दरवाजे पर बैठे हुए अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रहा था। वांगजी विंग के दरवाजे को जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी विंग आ जाता है। सेक्रेटरी विंग जब यह देखता है कि वांगजी किसी के घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है तो सेक्रेटरी विंग जल्दी से वांगजी के पास आता है और कहता है सर, ये आप क्या कर रहे हैं? इस तरह से किसी के घर में जबरदस्ती नहीं जा सकते, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप तो ऐसे नहीं थे। वांगजी सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है और उस आंखों से आंसू बह रहे थे। सेक्रेटरी विंग यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है सर, क्या बात है? वांगजी रोते हुए सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है और कहता है सेक्रेटरी विंग, विंग जिंदा है, मैंने अभी उसे देखा है, उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। विंग को कहो ना दरवाजा खोले, मुझे उससे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन विंग दरवाजा नहीं खोल रहा है। तुम बोलो तो शायद वह दरवाजा खोल देगा। सेक्रेटरी विंग जब यह सुनता है तो वह भी दरवाजा पीटता है और कहता है सर, आप दरवाजा खोलिए, सर को आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। लेकिन विंग जब यह सुनता है तो विंग गुस्से से कहता है आप दोनों यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखनी है। मैं नफरत करता हूँ इस लैन वांगजी को। यहाँ इस लैन वांग को और यहाँ ना दोबारा हमारी की दखल ना दे। मैं यहाँ आराम से अपने बच्चों के साथ सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ। वांगजी जब यह सुनता है तो वह भी उसी दरवाजे के दूसरी ओर बैठ जाता है और कहता है विंग, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तुम इस तरह मुझसे मुंह नहीं मोड़ सकते, तुम्हें दरवाजा खोलना ही होगा।
विंग कहता है ये दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा, आप यहाँ से जा सकते हैं मिस्टर लैन वांग जी। ऐसा कहकर विंग बच्चों को लेकर बेडरूम में आ जाता है और बच्चों को वहीं पर बैठा देता है और खुद भी बैठ जाता है और अपने आप को घुटनों में छुपा लेता है और रोने लगता है। उधर लगभग शाम को आई थी। सेक्रेटरी मिंग और वांग जी अभी भी विंग के दरवाजे पर बैठे हुए थे। सेक्रेटरी मिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर शाम होने आई है, चलिए चलते हैं सर, जब कल दरवाज़ा खोलेंगे तब आकर आप उनसे बात कर लेना, लेकिन अभी यहाँ से चलिए फिलहाल। वांग जी कहता नहीं सेक्रेटरी मिंग, अगर मैं यहाँ से चला गया तो विंग से आ जाएगा, मैं नहीं चाहता विंग यहाँ से हो, विंग अब ज़िंदगी से जाने नहीं दूंगा। ऐसा कर वांग जी वहीं बैठा रहता है। सेक्रेटरी मिंग कहते हैं सर प्लीज़ मेरी बात मानिए सर, यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे, लेकिन अभी आपको आराम की ज़रूरत है। आपने सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। मैंने अपने रिलेटिव से बात कर ली है, उन लोगों ने अपना एक रूम हम दोनों को रहने के लिए दिया है। अभी फ़िलहाल के लिए उनके यहाँ चलिए, फिर आकर कल सुबह सर से बात कर लीजिएगा। ऐसा कहकर सेक्रेटरी मिंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है। वांग जी का हाथ पकड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी, लेकिन आज सेक्रेटरी मिंग ने हिम्मत करके वांग जी का हाथ पकड़ा था और उसे वहाँ से ले जा रहे थे। सेक्रेटरी मिंग वांग जी को लेकर अपने रिलेटिव के यहाँ आते हैं और रिलेटिव उन्हें एक कमरा देता है रहने के लिए। सेक्रेटरी मिंग वांग जी को लेकर उस कमरे में चले जाते हैं और वांग जी को कहते हैं सर आप यहाँ रेस्ट कीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता हूँ। वांग जी सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है मिंग मुझे कुछ नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है, मुझे विंग के पास जाना है। सेक्रेटरी मिंग कहते हैं सर समझने की कोशिश कीजिए, गुस्से से सब कुछ खत्म हो जाएगा। पहले भी आपने गुस्से से काम लिया था इसलिए सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन इस बार ठंडे दिमाग से सोचिए, उसके बाद कुछ कीजिएगा। इस तरह से अगर आप ज़बरदस्ती करेंगे तो विंग सर शायद आपकी ज़िंदगी से फिर दोबारा चले जाएं, इसलिए आप ठंडे दिमाग से काम लीजिएगा। ऐसा कहकर सेक्रेटरी मिंग रूम से बाहर आ जाता है। वांग जी अभी भी वहीं बैठा हुआ था और रो रहा था। कुछ ही देर बाद सेक्रेटरी मिंग वापस रूम में आते हैं। उनके हाथ में खाने की ट्रे थी। वह वांग जी की तरफ उस ट्रे को बढ़ा देता है और कहता है सर कुछ खा लीजिए। वांग जी सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है सेक्रेटरी मिंग मेरा एक काम करो, विंग यहाँ कैसे पहुँचा और इतने सालों तक विंग यहाँ क्या कर रहा है पता करो, मुझे उसके बारे में सब कुछ जानना है, A to Z, कोई भी बात नहीं छुपनी चाहिए। और वो दोनों बच्चे कौन थे जो विंग को मॉम बोल रहे थे, क्या विंग ने उन दोनों बच्चों को अडॉप्ट किया है, सारी चीज़ मुझे पता करके बताओ। सेक्रेटरी मिंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है ठीक है सर, कल सुबह तक आपको सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप कुछ खा लीजिए। ऐसा कहकर सेक्रेटरी मिंग रूम से बाहर निकल जाता है। उधर विंग को दिखाते हैं। विंग बच्चों को लेकर बेडरूम में गया था और वहीं बच्चों को लेकर रोते रोते ही सो गया था, लेकिन जब उसकी आँख खुलती है तो लगभग शाम हो चुकी थी। विंग बच्चों की तरफ देखता है जो बाहर बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। बच्चों ने दोपहर को लंच नहीं किया था, इसलिए विंग उनके लिए डिनर लगाने लगता है। बच्चों को लेकर विंग डिनर करने लगता है, लेकिन खुद नहीं खाता। बच्चे जब यह देखते हैं कि उनकी मॉम नहीं खा रही हैं तो वह अपने हाथों से विंग को खिलाने लगते हैं। विंग खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन बच्चों की खुशी के लिए वह भी खाना खा लेता है। डिनर हो जाने के बाद विंग बच्चों को लेकर बेडरूम में आ जाता है और बच्चों को सुलाने लगता है। कुछ ही देर में बच्चे सो जाते हैं। उसके बाद विंग अपनी जगह से उठता है और विंडो पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं और वह अपने अतीत को याद करता है और कहता है म्यान म्यान अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आती तो ये डेविल भी मेरी लाइफ में नहीं आता। आज मैं लैन वांग जी के साथ साथ मैं तुमसे भी बहुत नफरत करता हूँ, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी नर्क बन गई। उधर वांग जी ने सेक्रेटरी मिंग के लाए हुए खाने को अब तक हाथ नहीं लगाया था। वह बस उस खाने को घूर रहा था और फिर वह अपनी जगह से उठता है और जाकर सीधे विंडो पर खड़ा हो जाता है और वह भी चांद को देखने लगता है और कहता है विंग तुम जिंदा हो और मैं तुम्हें मरा हुआ समझ रहा था। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि इन 5 सालों में मैं कैसे जी रहा था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद अब मेरी इसमें सांस वापस आई है। इसके लिए मैं म्यान म्यान को थैंक यू कहता हूँ। अगर म्यान म्यान मेरी लाइफ में नहीं आती तो तुम जैसा एंजल भी मेरी लाइफ में नहीं आता। ऐसा कहकर वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने अतीत को याद करने लगता है। उधर विंग भी अपनी आंखें बंद कर अपने अतीत को याद करने लगता है। यहाँ से हम एक फ्लैशबैक देखते हैं कि लैन मैंसन को बहुत अच्छी तरह डेकोरेट किया गया था। आज लैन वांग जी की शादी थी तो लैन मैंसन में चहल पहल बहुत थी। वांग जी अपने रूम से बाहर निकलता है। कार्मेलीन जब वांग जी को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है। वांग जी के पास आती है क्योंकि वांग जी ने अभी वेडिंग ड्रेस पहन रखी थी और जिसमें वांग जी बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कार्मेलीन आकर अपने बेटे के पास खड़ी होती है और कहती वांग जी आज तो तुम हद से ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, तुम्हारी ब्राइड तो तुम्हें देखने के बाद ही फ्लैट हो जाएगी। वांग जी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है मॉम मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ। तभी लैन पुरन पर आते हैं और कार्मेली और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम दोनों अभी भी यहाँ खड़े होकर बातें कर रहे हो, हमें अब तक निकल जाना चाहिए था, जल्दी करो नहीं तो देर हो जाएगी। कार्मेली और वांग जी जब ये सुनते हैं हाँ मैं अपना सिर आते हैं, इतने में लैन सेचेन और उसकी वाइफ वेनकिंग भी आ जाती है। वेनकिंग वांग जी की तरफ देखती है और कहती वांग जी तुम तो सच में बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। वांग जी जब ये सुनता है तो शर्मा जाता है और वह जल्दी से लैन मैंसन से बाहर आ जाता है। उसके पीछे पूरी फैमिली भी आ जाती है। सब लोग अपने अपने कार में बैठ जाते हैं और वेडिंग हॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। लैन फैमिली जब वेडिंग हॉल के पास पहुंचती है तो बाहर बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर खड़े थे। ये कोई मामूली शादी नहीं थी, चाइना के सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन लैन वांग जी की शादी थी, इसलिए सभी न्यूज़ रिपोर्टर लैन वांग जी की शादी को कैप्चर करने के लिए वहाँ आए थे। फैमिली बैंक के अंदर जाती है, वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस फील्ड से लोग आए थे। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे, सभी लोगों को लैन वांग जी की शादी देखनी थी। प्रीस्ट लैन वांग जी को आगे बुलाते हैं। उसके बाद लैन वांग जी की ब्राइड को बुलाया जाता है। लैन वांग जी की ब्राइड म्यान म्यान थी जो जिन फैमिली की सबसे छोटी बेटी थी। म्यान म्यान भी स्टेज पर आ जाती है। वांग जी और म्यान म्यान की वेडिंग की रिचुअल परफॉर्म हो रही थी, लेकिन तभी म्यान म्यान अपनी वेडिंग रिंग फेंक देती है और वांग जी की तरफ देखती है और कहती है मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ऐसा कहकर वह वेडिंग हॉल से भागने लगती है। सभी लोग हैरानी से म्यान म्यान को जाता हुआ देख रहे थे। वांग जी अपनी जगह पर ही स्टेचू
करा हुआ था। अभी जिस वेडिंग हॉल में खुशी का माहौल था, कुछ देर में ही वहाँ मातम सा छा गया था। सभी लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। न्यूज़ रिपोर्टर ने भी इस न्यूज़ को कैप्चर कर लिया था और अपने अपने न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे थे, जिस वजह से लैन वांगजी और लैन फैमिली की बहुत बदनामी हो रही थी। थोड़ी देर बाद वांगजी को होश आता है तो वह गुस्से से वेडिंग हॉल से बाहर जाने लगता है। सारे न्यूज़ रिपोर्टर वांगजी के पास आ रहे थे और अजीब अजीब सवाल कर रहे थे। वांगजी गुस्से से उनको एक कोल्ड लुक देखता है। वांगजी के कोल्ड ऑरे से सारे न्यूज़ रिपोर्टर शांत हो जाते हैं और वांगजी से सवाल करना बंद कर देते हैं। वांगजी उसके बाद अपनी कार में बैठता है और कार को सीधे लैन मैंसन में लेकर आता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। कमरे में जाने के बाद वांगजी सब सामान तोड़-फोड़ करने लगता है। लैन फैमिली भी वहाँ आ जाती है। लैन फैमिली जब देखती है कि वांगजी अपने कमरे में सामान को तोड़ फोड़ रहा है तो लैन सिजन और लैन कुरन जल्दी से वांगजी के पास जाते हैं और वांगजी को शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वांगजी बहुत गुस्से में था। वह अपनी फैमिली की तरफ देखता है और कहता है कि आप लोग इसी वक्त मेरे रूम से चले जाइए, मैं ठीक हुआ थोड़ी देर में। ऐसा कहकर वह सबको अपने रूम से बाहर निकाल देता है और रूम का दरवाजा लॉक कर देता है। वांगजी थोड़ी देर के लिए अपने बेड पर बैठ जाता है और शांति से सोचने लगता है। उसके बाद वह अपना फ़ोन निकालता है और अपने सेक्रेटरी मिंग को फ़ोन करता है और कहता है, पता लगाओ मियान मियान किस लड़के से प्यार करती है, उसके बारे में मुझे सब कुछ जानना है। सेक्रेटरी मिंग कहता है, ओके सर, मैं अभी कुछ ही देर में सब कुछ पता करके बताता हूँ। ये सुनने के बाद वांगजी अपना फ़ोन काट देता है और कहता है, मियान मियान मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, तुमने एक लड़के के लिए मुझे रिजेक्ट किया है, अब मैं देखता हूँ कोई लड़का तुमसे कैसे शादी कर सकता है। ऐसा कहकर वांगजी फिर से अपने रूम का सामान तोड़ने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। सेक्रेटरी मिंग जल्दी जल्दी वांगजी के रूम के पास आकर वांगजी के रूम का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। वांगजी रूम का दरवाजा खोलता है। सेक्रेटरी मिंग रूम की हालत देखकर हैरान हो जाता है। सेक्रेटरी मिंग वांगजी को वो करता है और कहता है, सर आपने जो इन्फॉर्मेशन मांगी थी मुझे मिल गई है। वांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ ठीक है, अंदर आओ, मुझे बताओ। मिंग विंग की तस्वीर दिखाते हैं और कहते हैं, सर ये वही लड़का है जिससे मैडम जिन प्यार करती है और उनसे शादी करना चाहती है। वांगजी विंग की तस्वीर को अपने हाथ में लेता है और देखने लगता है और कहता है, बताओ इसके बारे में। सेक्रेटरी मिंग हाँ में अपने से हिलाते हैं और फिर बताना शुरू करते हैं, सर ये एक छोटा सा कैफे चलाता है और अपनी माँ के साथ एक नॉर्मल से अपार्टमेंट में रहता है, ये ज़्यादा अमीर नहीं है। वांगजी जब ये सुनता है तो सेक्रेटरी मिंग के पास वापस विंग की तस्वीर देता है और कहता है, बर्बाद कर दो इसको, मैं देखना चाहता हूँ कि अब मियान मियान इसे कैसे शादी करती है, इसको टोटली बर्बाद कर देना। ऐसा कहकर वांगजी वॉशरूम में चला जाता है। सेक्रेटरी मिंग अपना हेड चेक करते हैं और कहते हैं, सर इसकी तो कोई गलती नहीं थी, ये तो जानता भी नहीं है कि मैडम जी ने इसके लिए आपसे शादी तोड़ी है। लेकिन वांगजी सेक्रेटरी मिंग की ये बात सुन नहीं पाया था क्योंकि वह ऑलरेडी वॉशरूम में घुस चुका था। सेक्रेटरी मिंग अपना हेड चेक करते हैं और फिर वांगजी के रूम से बाहर निकल जाते हैं और अपने काम पर लग जाते हैं। उधर हम विंग का सीन दिखाते हैं। विंग सुबह सुबह उठ जाता है और अपनी मॉम को जगाता है और कहता है, मॉम आप जल्दी उठ जाइए और मुझे नाश्ता तैयार करके दीजिए, मुझे अपने कैफे में जाने में लेट हो जाएगा। आपको पता है ना, सुबह सुबह सारे स्टूडेंट आ जाते हैं और मेरे कैफे में आके ही कॉफ़ी पीते हैं। कांगसा सरन हाँ में सर हिलाती है। एक्चुअली में कांगसा सरन की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, इसलिए वह सही से काम नहीं कर पाती है, लेकिन विंग सुबह का नाश्ता अपनी मॉम के हाथ का ही खाना पसंद करता है, इसलिए कांगसा सरन बड़ी मुश्किल से किचन में जाती है और विंग के लिए नाश्ता तैयार करती है। विंग जल्दी से फटाफट रेडी होकर डाइनिंग टेबल के चेयर पर आकर बैठ जाता है। कांगसा सरन उसको नाश्ता लाकर देती है। विंग जल्दी से नाश्ता करता है और अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है कि मॉम मुझे अभी जाना होगा, नहीं तो लेट हो जाएगा। ऐसा कहकर विंग अपने घर से बाहर निकल जाता है और अपनी बाइसिकल लेकर अपने कैफे की तरफ चला जाता है। विंग का कैफे कॉलेज के पास ही था, इसलिए ज़्यादातर कॉलेज के स्टूडेंट विंग के कैफे में आते थे। विंग की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। मियान मियान भी विंग के कैफे में आती थी। मियान मियान को विंग बहुत पसंद था, वह मन ही मन में विंग को पसंद करने लगी थी, प्यार करने लगी थी, लेकिन विंग को मियान मियान को लेकर कोई भी फीलिंग नहीं थी। उधर मियान मियान के फादर ने मियान मियान की शादी लैन वांगजी से तय कर दी थी। मियान मियान विंग को अपनी फीलिंग बता भी नहीं पाई थी, इसलिए वह अपनी शादी से भाग गई थी। विंग जब अपने कैफे के पास पहुंचता है तो देखता है उसका कैफे पूरी तरह से टूटा फूटा हो गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसके कैफे पर बुलडोजर चला दिया है। विंग यह देखकर बहुत हैरान हो गया था। वह आसपास देखने लगता है, तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और विंग के हाथ में एक पेपर थमा देते हैं और कहते हैं, आपका कैफे ये इनलीगल ज़मीन पर बना हुआ था, इसलिए हमने इसे तोड़ दिया है। ऐसा कहकर वह लोग वहाँ से चले जाते हैं। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसने बड़ी मेहनत से इस कैफे को बनाया था, उसने अपनी सारी सेविंग को इस कैफे को खरीदने में लगा दिया था। अब विंग क्या करेगा, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि वह फिर से अपने लिए एक न्यू कैफे खोल सके। विंग कुछ देर के लिए वहीं बैठ जाता है और उन्हें लगता है आसपास आते जाते लोग विंग को देख रहे थे। कुछ देर बाद विंग अपनी जगह से उठता है और अपने अपार्टमेंट की तरफ चला जाता है, लेकिन जैसे ही वह अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचता है तो देखता है उसकी माँ सारा सामान लेकर बाहर बैठी हुई थी। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है और वह अपनी मॉम के पास जल्दी से जाता है और कहता है, मॉम आप बाहर क्या कर रही हैं और ये सारा सामान बाहर क्यों है। कांगसा सरन विंग की तरफ देखती है और कहती है, अपार्टमेंट के ओनर ने हमें अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस अपार्टमेंट को किसी को बेच दिया है। विंग जब यह सुनता है तो कहता है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, पहले उन्हें हमें नोटिस देना चाहिए था। इसके कहकर विंग अपार्टमेंट के ओनर से मिलने जाता है। अपार्टमेंट का ओनर विंग से मिलता है और कहता है कि उसको इस अपार्टमेंट के लिए चौगनी कीमत दी थी, इसलिए उसने बेच दिया। इन पैसों में तो वह 2 ऐसे और अपार्टमेंट खरीद सकता है और किराए पर दे सकता है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, सर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आपको पहले नोटिस देना चाहिए था, अब मैं अपनी मॉम को लेकर कहाँ जाऊँगा। अपार्टमेंट का ओनर जब यह सुनता है तो कहता है, मुझे क्या पता, जहाँ मर्जी वहाँ चले। ऐसा कहकर अपार्टमेंट का ओनर दरवाजा बंद कर देता है। विंग वहीं पर खड़ा रह जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा आज सुबह से उसके साथ हो क्या रहा है। पहले उसके कैफे को तोड़ दिया गया, अब उसे इस अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। उसके बाद विंग अपनी मॉम के जाता है और आप यहीं रहिए, मैं हमारे रहने के लिए कोई जगह ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो हम दोनों वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कांगसा सरन हाँ में सर हिलाती है। विंग उसके बाद अपने लिए अपार्टमेंट ढूंढने निकल जाता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई अपार्टमेंट नहीं मिलता। उसे एक चीप जगह पर एक छोटा सा कमरा मिलता है। वह जगह बिल्कुल रहने लायक नहीं थी, लेकिन विंग क्या करे, अभी उसे इस वक्त कोई भी अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था, इसलिए वह अपनी मॉम के साथ उसी अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। वह अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम आप यहाँ रेस्ट कीजिए, मैं अपने लिए एक जॉब ढूंढने जा रहा हूँ। कांगसा सरन जब यह सुनती है तो हैरान हो जाती है और कहती है, तुम अपने लिए जॉब ढूंढने जा रहे हो, तुम्हारे पास तो खुद का कैफे है ना। विंग उसके बाद अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगता है और कहता है, मॉम पता नहीं आज सुबह से क्या हुआ है, किसी ने मेरा कैफे तोड़ दिया है और कह रहे थे कि यह ज़मीन इनलीगल है, इसलिए उन्होंने कैफे को तोड़ दिया है।
विंग के सर पर प्यार से हाथ चलाती है और कहती है कोई बात नहीं बेटा, तुम फिर से मेहनत करो, फिर से तुम अपना कैफे बना लोगे। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है मॉम आप रेस्ट कर दीजिए, मैं आते वक्त आपके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आ जाऊँगा। ऐसा कहकर विंग वहाँ से निकल जाता है और अपने लिए जॉब ढूंढने लगता है। लेकिन सारा दिन घूमने के बावजूद भी उसे कहीं पर भी जॉब नहीं मिलती है। वह काफ़ी परेशान हो गया था, उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। विंग अपने मन में सोचता है अगर उसे जॉब नहीं मिली तो वह अपने और अपने माँ का ख्याल कैसे रखेगा। यही सोचते हुए रास्ते पर वह जा रहा था। उसकी हालत सचमुच खराब लग रही थी। सारा दिन विंग ने कुछ भी नहीं खाया था, उसका चेहरा भी पेल नजर आ रहा था। तभी वहाँ से वांगजी की कार गुजरती है। वांगजी का ध्यान विंग पर जाता है। वह सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है और कहता है सेक्रेटरी विंग ये वही है ना म्यान का बॉयफ्रेंड। सेक्रेटरी विंग हाँ में अपना सर हिला देता है। तो वांगजी कहता है कार रोको, मुझे उससे बात करनी है। सेक्रेटरी विंग जब यह सुनते हैं तो वह कार रुकवा देते हैं। वांगजी अपनी कार से बाहर निकलता है और विंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विंग वांगजी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है सर आप कौन। वांगजी विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर एक डेविल स्माइल करता है और कहता है मैं वही हूँ जिसकी शादी होने वाली थी और उसकी होने वाली वाइफ ने इसलिए शादी तोड़ दी थी क्योंकि वह तुमसे प्यार करती है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अगर मुझे पहले बता देती कि वह तुमसे प्यार करती है और मुझसे शादी नहीं कर सकती तो मैं पहले ही शादी तोड़ देता, लेकिन उसने शादी वाले दिन शादी तोड़कर भाग गई। इससे मेरी कितनी बदनामी हुई है तुम्हें पता है। विंग जब यह सुनता है तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है सर ये आप क्या बकवास कर रहे हैं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। वांगजी जब यह सुनता है तो वह मुस्कुरा देता है और कहता है क्या बकवास कर रहा हूँ मैं, तुम्हारी वजह से मेरी बदनामी हुई है तो मैं ऐसे कैसे तुम्हें छोड़ सकता हूँ। आज सुबह से तुम्हें तो खुशखबरी के ऊपर खुशखबरी मिल रही होगी ना, है ना। मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है तुम्हारी ज़िंदगी में खुशखबरी लाने में। विंग जब यह सुनता है तो हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है सर क्या आपने वो सब किया है। वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है अभी तो बस शुरुआत है, मैं बिल्कुल तुम्हें टूटा हुआ देखना चाहता हूँ। विंग जब यह सुनता है तो उसे बहुत तेज की गुस्सा आता है और वह एक जोरदार थप्पड़ वांगजी के गाल पर दे देता है। वांगजी का तो चेहरा ही टेढ़ा हो जाता है। वांगजी गुस्से से विंग की तरफ देखता है और कहता है ये तुमने क्या किया। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखते हैं, अपने दांत को पीसता है और कहता है आपको असलियत पता नहीं है और आपने ये सब कर दिया। आप कह रहे हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड, कौन है मेरी गर्लफ्रेंड। मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरी माँ और मैं और कोई नहीं। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है क्यों म्यान तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। म्यान का नाम सुनते ही विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह मुस्कुरा रहा है, लेकिन उसे कितना दर्द हो रहा है। वह वांगजी की तरफ देखता है और कहता है आपको सचमुच गलतफहमी हो गई थी, म्यान मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ वो मेरे पास आई जरूर थी, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मैं म्यान से प्यार नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने उसे वापस भेज दिया था। आपको पूरी बात पता नहीं है और आपने मेरे कैफे के साथ क्या किया, यहाँ तक कि मुझे मेरे ही अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया। आपको पता है इस वक्त मेरी हालत कैसी है। वांगजी यह सुनकर मुस्कुरा देता है, कहता है अभी तो और भी बुरा होने वाला है तुम्हारे साथ। तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, लान वांगजी के ऊपर हाथ उठाया है। तुम्हें पता है जो चीज़ मेरा है वो सिर्फ मेरा है, अगर कोई उसे छीनने की कोशिश करता है तो मैं उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देता हूँ। विंग मुस्कुराकर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है मैंने कभी म्यान को आपसे छीनने की कोशिश नहीं की। मैं म्यान से प्यार नहीं करता हूँ, उसके रास्ते अलग हैं और मेरे रास्ते अलग हैं। विंग को अभी बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए वह वांगजी से ज़्यादा बहस नहीं करता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। वांगजी अपने गाल पर हाथ रखता है और कहता है विभूषण तुमने मुझ पर हाथ उठाया है, इसकी तो कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर वह सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है। सेक्रेटरी विंग वांगजी का ओरा देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे पता है अब विभूषण के साथ और भी बुरा होने वाला है। वांगजी सेक्रेटरी विंग के पास आता है और कहता है सेक्रेटरी विंग इस लड़के पर नजर रखो, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, मुझे A to Z इसकी सब जानकारी चाहिए। मुझे इसकी पल पल की खबर होनी चाहिए, हर इन्फॉर्मेशन मुझे हर पल चाहिए। सेक्रेटरी विंग हाँ में अपना सर हिला देता है और फिर उसके बाद वांगजी कार में बैठ जाता है। सेक्रेटरी विंग भी कार में आकर बैठ जाता है और किसी को फ़ोन करने लगता है। इस तरह लगभग 1 महीना बीत चुका था। विंग को कहीं भी अच्छी जगह जॉब नहीं मिल रही थी, इसलिए वह अपना घर चलाने के लिए छोटे मोटे पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। वांगजी को विंग के हर पल की खबर मिल रही थी। एक दिन विंग की मॉम मार्केट गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जब वह रोड पार कर रही थी तभी एक ट्रक ने आकर विंग की मॉम को उड़ा दिया। विंग को जब खबर मिलती है तो वह जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां जाकर वह डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी माँ को बहुत ज़्यादा सीरियसली चोट लगी है, उनका ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन के लिए 10 लाख युआन लगेंगे। विंग जब यह सुनता है तो अपने सर पर हाथ रख देता है क्योंकि विंग के पास तो इतने पैसे थे ही नहीं। विंग घबरा जाता है, डॉक्टर से मदद मांगता है। डॉक्टर कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है, तुम्हारे पास बस 2 दिन का समय है, 2 दिन के अंदर तुम्हें पैसे जमा करने होंगे। विंग जब यह सुनता है तो वह घबरा जाता है और अपने मन में सोचता है वह इतने पैसे कहाँ से लाएगा। उसके बाद विंग अपने कुछ जान पहचान वालों के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है, लेकिन कोई भी इतने बड़ा अमाउंट देने को राजी नहीं था। विंग फिर से परेशान होकर रास्ते पर चल रहा था। उसकी हालत आज फिर से खराब थी। विंग जा रहा था तभी अचानक उसके सामने एक कार आकर रुकती है। विंग इस कार को अच्छी तरह पहचानता है। उसमें से लैन वांगजी बाहर निकलता है और विंग की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है आज फिर तुम मुझे ऐसी हालत में दिख रहे हो, क्या बात है, अब क्या हुआ। विंग जब वांगजी की यह बात सुनता है तो वह गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है ये सब तुमने किया है ना, तुमने मेरी माँ का एक्सीडेंट करवाया है ना। वांगजी जब यह सुनता है तो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट क्यों करवाऊंगा, मैं इतना गिरा हुआ इंसान भी नहीं हूँ। माँ चाहे तुम्हारी हो या माँ मेरी हो, सबकी माँ एक ही होती है, इसलिए मैं इतना घिनौना काम नहीं कर सकता। तुम अपने दिमाग से ये ख्याल तो निकाल दो कि मैंने तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट करवाया है। विंग जब वांगजी की यह बात सुनता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और कहता है मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है, उनका इलाज करवाना है, उनका ऑपरेशन करवाना है, जिसके लिए मुझे 10 लाख युआन चाहिए। मैंने अपने सारे जान पहचान और अपने रिश्तेदारों से बात कर ली है, लेकिन किसी ने भी मुझे पैसे नहीं दिए हैं, कोई भी पैसे देने को राजी नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपनी माँ की जान कैसे बचाऊँगा। वांगजी विंग की तरफ कोल्ड लुक से देखता है और उसके बाद कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, यूँ ना कि मैं बहुत अमीर हूँ, तुम्हें 10 लाख युआन मैं दे सकता हूँ। विंग जब यह सुनता है तो वांगजी की तरफ बड़ी हसरत भरी निगाहों से देखता है। उसे लगा कि वांगजी उसकी मदद करेगा, लेकिन वांगजी कहता है मैं तो तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन उससे मेरा क्या फ़ायदा होगा।
विंग जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है। कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें पता है पूरी दुनिया ही अपने स्वार्थ से चलती है। मैं तुम पर अपने 10 लाख युआन वेस्ट करूँगा तो उसमें मेरा भी तो फ़ायदा होना चाहिए ना। इसमें मेरा क्या फ़ायदा होगा? तुम 10 लाख युआन के बदले मुझे क्या दोगे? विंग हैरानी से अभी भी वांग जी को देख रहा था और कह रहा था मेरे पास तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ मैं इतनी मेहनत करूँगा और आपके 10 लाख युआन आपको वापस लौटा दूँगा। वांग जी जब यह सुनता है तो एक डेविल स्माइल करता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम्हें इतने पैसे जमा करने में 10 साल लग जाएंगे, लेकिन मैं इतना वेट नहीं कर सकता। विंग फिर वांग जी की तरफ देखता है तो कहता है सर फिर आपको क्या चाहिए मुझे बताइए। वांग जी कहता है मुझे तुम चाहिए, तुम मेरे साथ एक रात बिताओ। विंग जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है सर मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। वांग जी कहता है पता है मुझे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ 1 नाइट करना चाहता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत लगे मुझे। ऐसा कहकर वांग जी डेविल स्माइल करता है। विंग अपने कदम पीछे ले लेता है और कहता है मुझे आपके पैसों की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तभी विंग का फ़ोन रिंग करता है। वो विंग फ़ोन उठाता है और हेलो बोलता है तो दूसरी तरफ से डॉक्टर बोलता है कि विंग तुम्हारी माँ की हालत बहुत ख़राब हो गई है, उनका अभी कुछ ही घंटों में ऑपरेशन करना होगा, नहीं तो वह नहीं बचेगी। विंग जब यह सुनता है तो घबरा जाता है, उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। वांग जी ने डॉक्टर की बात सुन ली थी। वह नीचे झुकता है और विंग का फ़ोन उठाता है और विंग को देते हुए कहता है देख लो मेरा ऑफर कुछ देर के लिए ही है, उसके बाद तुम आओगे भी तो मैं ये ऑफर तुम्हें नहीं दूंगा। विंग जब यह सुनता है तो वह अपने कदम पीछे लेता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। रोना आ रहा था। वह अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर मुझे आपकी सारी बात मंजूर है, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे 10 लाख युआन दे दीजिए, नहीं तो मेरी माँ नहीं बचेगी। वांग जी जब यह सुनता है तो डेविल स्माइल करता है और अपने सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है। सेक्रेटरी मिंग तो अभी भी वांग जी की तरफ हैरानी से देख रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनका बॉस ऐसा क्यों कर रहा है। वांग जी सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखकर अपना बैग लगने का इशारा करता है। सेक्रेटरी मिंग जल्दी से वांग जी का बैग लेकर आता है, उसमें से एक चेकबुक बाहर निकालता है और उसमें कुछ अमाउंट डालकर उसमें सिग्नेचर कर देता है और विंग को देता है। कहता है ये लो ये 15 लाख युआन का चेक है, तुम जाकर हॉस्पिटल में जमा करा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने होंगे। मैंने तुम्हें 15 लाख युआन दिए हैं, बाद में तुम मुकर गए तो इसलिए तुम्हें पहले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करना होगा। विंग हाँ में अपना सर हिला देता है। वांग जी उसी बैग में से कुछ पेपर बाहर निकालता है और विंग को कहता है यहाँ पर साइन कर दो। विंग बिना देखे ही उन पेपर पर साइन कर देता है, क्योंकि उसे बहुत जल्दी थी, अगर उसे थोड़ी देर और हो जाए तो उसकी माँ की डेथ हो सकती थी, इसलिए वह जल्दी से साइन करके चेक लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेन वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है शायद उसको ज़्यादा ही जल्दी थी। सेक्रेटरी मिंग वांग जी के पास आता है और कहता है सर आप ये ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, वो बहुत मजबूर है, आप उसका ऐसा क्यों फ़ायदा उठा रहे हैं। वांग जी सेक्रेटरी मिंग की बातें सुनकर उनकी तरफ गुस्से से देखता है और कहता है सेक्रेटरी मिंग आपसे जितना कहा जाए उतना ही किया कीजिए, मेरे पर्सनल मामले में दखल मत दिया कीजिए। सेक्रेटरी मिंग हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी कार में आकर बैठ जाता है और उन पेपरों की तरफ देखता है और सेक्रेटरी मिंग को देते हुए कहता है इन पेपरों को जमा करवा दीजिए। सेक्रेटरी मिंग जब उन पेपरों को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है सर आप ये करने वाले हैं। वांग जी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है कि अब ऑफिस की तरफ चलो। विंग जल्दी से आकर चेक हॉस्पिटल में जमा करवा देता है। उसके बाद विंग की माँ का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। विंग बहुत घबराया हुआ था, वह इस वक्त बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। आज उसे वो काम करना पड़ा जो वह जिंदगी में कभी नहीं करना चाहता था। 6 घंटों बाद विंग की माँ का ऑपरेशन हो जाता है। विंग की माँ का ऑपरेशन सक्सेसफुल था। विंग जब यह सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है। विंग लगभग 2 दिन हॉस्पिटल में अपनी माँ के पास ही था, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि उसकी माँ को होश में आने में 1-2 हफ्ता लग सकता है, क्योंकि उनके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ था। विंग जब यह सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है। 3 दिन बाद विंग अपनी माँ के पास बैठा हुआ था। उसकी माँ को अभी भी होश नहीं आया था। तभी अचानक विंग का फ़ोन रिंग करता है। विंग फ़ोन उठाता है और हेलो बोलता है तो दूसरी तरफ से लैन वांग जी था। वांग जी बोलता है तुम अपनी बात भूल तो नहीं गए हो ना। विंग घबराते हुए कहता है नहीं सर मैं भूला नहीं हूँ, आप बताइए मुझे कहाँ आना पड़ेगा। वांग जी जब ये सुनता है तो एक डेविल स्माइल करता है और कहता है हॉस्पिटल के बाहर मेरी कार खड़ी होगी, तुम आकर उसमें बैठ जाओ, तुम्हें कहाँ आना होगा ड्राइवर खुद ही पहुँचा देगा। विंग हाँ ठीक है सर मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहकर विंग फ़ोन कॉल काट देता है। विंग को अभी रोना आ रहा था, वह अपनी माँ की तरफ देख रहा था। उसकी माँ अभी भी बेहोश थी। वह जल्दी से अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं आज वो काम करने जा रहा हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। मुझे पता है आपने मुझे मना किया था, लेकिन मुझे आज करना ही पड़ रहा है। ऐसा कहकर विंग अपनी माँ के फोरहेड पर किस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। विंग हॉस्पिटल से बाहर निकलता है, सामने देखता है एक प्रीति कार को देख समझ जाता है ये कार की है। कार के अंदर जाकर बैठ जाता है। ड्राइवर कार को लेकर सीधे एक होटल के पास पहुंचता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है सर रूम नंबर 202 सर ने कहा है आप वहीं जाइए। विंग कुछ नहीं कहता, वह होटल के अंदर आ जाता है और रूम नंबर 202 का डोर नॉक करता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। विंग घबराते हुए दरवाजा खोलता है और अंदर आ जाता है। वांग जी काउच पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। वह विंग की तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और कहता है आखिरकार तुम आ ही गए। विंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है सर मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मैं ये नहीं करना चाहता। वांग जी उठता है अपनी जगह से और विंग के पास आ जाता है और कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था तुम ना नहीं कर सकते, तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। विंग अपनी नज़र नीचे करे हुए होता है, कहता है सर मैं इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हूँ। वांग जी कहता है लेकिन मैं राज़ी हूँ, मैं तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ जो मेरा दिल करे। ऐसा कहकर वांग जी विंग के करीब जाने लगता है, लेकिन तभी रुक जाता है और कहता है पहले जाकर तुम बात लो, तुम्हारी बॉडी से हॉस्पिटल की स्मेल आ रही है, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। फिर वांग जी वॉशरूम की तरफ इशारा कर देता है। विंग वॉशरूम की तरफ देखता है और वांग जी की तरफ देखता कहता है सर प्लीज। वांग जी कहता है अभी जाकर बात लेकर आओ। विंग कुछ भी नहीं कहता। उसके बाद वह वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी अभी भी बाहर खड़ा होकर विंग का इंतजार कर रहा था और अपने मन में कहता है विंग तुमने बहुत गलत किया, तुमने मुझे थप्पड़ मारकर सबसे बड़ी गलती कर दी। मैं तुम्हें माफ़ कर देता, मैं तुम्हारा सब कुछ लौटा देता, लेकिन उस दिन की थप्पड़ आज भी मुझे गूंज रही है, इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलेगी। ऐसा कहकर वांग जी एक डेविल स्माइल करता है। तभी विंग वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वह वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी देखता है कि विंग बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रहा है, उसके ऊपर पानी की वह बूंदें एकदम मोतियों जैसी लग रही थी।
वांग जी धीरे से विंग के करीब जाने लगता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, जिस वजह से वांग जी इरिटेट हो जाता है और विंग के लिप्स पर बाइट कर लेता है। विंग का माउथ ओपन हो जाता है। उसके बाद वांग जी विंग के माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग को ये सब डिस्कस्टिंग लग रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद वांग जी किस को ब्रेक करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसे बेड पर फेंक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। उसके बाद वह विंग से फोर्सफुली किस करने लगता है। विंग अपने आप को वांग जी से दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी ने उसको टाइट करके पकड़ रखा था और इसे किस किए जा रहा था। विंग को अब रोना आ रहा था, उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे वांग जी विंग को पूरा नेकेट कर देता है और उसके पूरी बॉडी पर बटरफ्लाई किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वांग जी विंग के साथ एवरीडे मीन्स एवरीडे स्टार्ट कर देता है। विंग को बहुत तकलीफ हो रही थी, उसे बहुत पेन हो रहा था, लेकिन वह वांग जी से कुछ भी नहीं कह रहा था। लगभग रात के 3 बजे जाकर वांग जी रुकता है। विंग अब तक बेहोश हो चुका था। वांग जी एक बार विंग की तरफ देखता है और प्यार से उसके गाल को सहलाने लगता है और कहता है, तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो। ऐसा कहकर वांग जी विंग के फोरहेड पर किस कर देता है और उसे बाहों में भरकर सो जाता है। यहाँ से नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वांग जी की आंख पहले खुलती है। वांग जी अपनी आंख खोलता है तो विंग उसकी बाहों में सो रहा था, जिसे देखकर वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी विंग के फेस को काफ़ी देर तक देखने लगता है। उसके बाद वह उसके होठों की तरफ बढ़ता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। विंग की भी नींद टूट जाती है। विंग धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो देखता है वांग जी उसे किस कर रहा है। विंग कोई भी आवाज़ नहीं करता, लेकिन जब वांग जी को यह महसूस होता है कि विंग जाग चुका है तो वह जल्दी से विंग से दूर होता है और बेड से नीचे उतर जाता है और वॉशरूम में चला जाता है। विंग वांग जी को वॉशरूम में जाता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों से अब फिर से आंसू बहने लगे थे। विंग जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बैक में बहुत पेन हो रहा था, इसलिए वह दोबारा लेट जाता है। वांग जी वॉशरूम से बात लेकर थोड़ी देर में बाहर आ जाता है। वांग जी बिल्कुल नेकेड ही आया था। यह देखकर विंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी जल्दी से वार्डरोब के पास जाता है और अपने कपड़े चेंज करके वह विंग के पास आता है। विंग के बेड के पास रखे साइड टेबल पर ड्रॉयर था। ड्रॉयर से वह कुछ मेडिसिन और एक ऑइंटमेंट निकालता है और विंग की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, ये ऑइंटमेंट तुम लगा लेना और ये मेडिसिन तुम खा लेना, इससे तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। ऐसा कहकर वांग जी उस होटल रूम से बाहर निकल जाता है। विंग वांग जी को जाता हुआ देख रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। विंग फिर वह मेडिसिन खा लेता है। उसे बहुत पेन हो रहा था। जब विंग का पेन थोड़ा कम होता है तो विंग बेड से नीचे उतरता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है और वहाँ जाकर एक बात लेता है। बात लेने के बाद विंग अपने वही कपड़े पहन लेता है। उसके बाद विंग होटल रूम से बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी होटल का स्टाफ मेंबर वहाँ आता है और विंग से कहता है, सर आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आए हैं। विंग ब्रेकफास्ट की तरफ देखता है और कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं यहाँ से बस जाना चाहता हूँ। तभी स्टाफ मेंबर कहता है, सर अगर आपने कुछ नहीं खाया तो सर हम पर गुस्सा करेंगे, वह बोलकर गए हैं आपको ब्रेकफास्ट कराने के लिए। विंग स्टाफ के मेंबर की तरफ देखता है और कहता है कि अपने सर से कहने ना कि मैंने नाश्ता कर लिया है। ऐसा कहकर विंग वहाँ से जाने लगता है। वह होटल रूम से बाहर आ जाता है और अपने लिए एक टैक्सी बुक करता है। टैक्सी सीधे हॉस्पिटल में पहुंचती है। विंग अपने माँ के रूम में जाता है और देखता है कि उसकी माँ अभी भी बेहोश थी। विंग जल्दी से जाकर अपनी माँ के पास बैठ जाता है और उनके हाथ को पकड़ लेता है और रोने लगता है और कहता है, माँ उठ जाओ, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। ऐसा कहकर विंग अपनी माँ के हाथ के ऊपर अपना सर रखकर आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों से अभी भी लगातार आंसू बह रहे थे, जिसकी बूंदें उसकी माँ के हाथों पर गिर रही थी, जिस वजह से उसकी माँ के हाथों में मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। विंग को जब यह महसूस होता है कि उसकी माँ की उंगलियाँ मूवमेंट कर रही हैं, वह जल्दी से अपनी माँ की तरफ देखता है। उसकी माँ धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी और वह विंग की तरफ देख रही थी। विंग बहुत खुश हो जाता है और जल्दी से अपनी माँ को गले से लगा लेता है और कहता है, माँ तुम्हें होश आ गया है, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। कांग्सा सरन विंग को कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन विंग अपनी माँ को चुप करा देता है और कहता है, माँ आपका अभी ऑपरेशन हुआ है, अभी आप कुछ भी मत बोलिए, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। ऐसा कहकर विंग उस रूम से बाहर निकल जाता है और डॉक्टर को बुलाकर लेकर आता है। डॉक्टर आकर कांग्सा सरन का चेकअप करते हैं। उसके बाद विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अब ये नॉर्मल है, इनको आप 2-3 दिन बाद डिस्चार्ज करा के ले जा सकते हैं। विंग जब यह सुनता है तो वह मुस्कुरा देता है। 2-3 दिन बाद कांग्सा सरन को डिस्चार्ज मिल जाता है। विंग ने हॉस्पिटल में 15 लाख युआन जमा किए थे। कांग्सा सरन के बिल चुकाने के बाद विंग के पास 3 लाख युआन बच जाते हैं। विंग उन 3 लाख युआन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे इससे क्या करना चाहिए, क्या मैं एक अच्छा सा अपार्टमेंट ले लूँ जहाँ मैं और मॉम अच्छी तरह रहें। फिर सोचता है, नहीं अपार्टमेंट तो बाद में भी ले सकता हूँ, पहले मुझे कुछ करना होगा। वह सोचता है क्यों ना इन पैसों से वह एक छोटा सा बिजनेस करे। विंग उन पैसों से एक नूडल शॉप स्टॉल खोलता है, जिससे विंग की थोड़ी बहुत हेल्प हो जा रही थी। विंग अपनी माँ का भी ख्याल रख रहा था और अपना नूडल शॉप स्टॉल भी चला रहा था। इधर हम वांग जी का देखते हैं। वांग जी विंग को होटल रूम में छोड़ने के बाद सीधे अपने ऑफिस जा रहा था, तभी उसको उसके फादर का फ़ोन आता है। उसके फादर बोलते हैं कि जल्दी से लैंड मेंशन में आओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वांग जी जब यह सुनता है तो वह सीधे लैंड मेंशन में पहुंचता है। वह लैंड मेंशन में जाकर देखता है कि जिन गोंगसा, मैडम जिन और मियान वहाँ बैठे हुए थे। वांग जी उन लोगों की तरफ देखता है और फिर अपने मदर फादर की तरफ जिन गोंगसन जैसे ही वांग जी को देखता है तो वह जल्दी से वांग जी के पास आता है और कहता है, बेटा हमें माफ़ कर दो, मियान ने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, लेकिन मियान अब तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, क्या तुम मियान से शादी करोगे? तभी लैंड कुलन और कार्मल ली खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बेटी की वजह से हमारी कितनी बदनामी हो गई है और आप चाहते हैं कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी से दोबारा शादी करे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ मैं मियान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही ये बात लैंड कुलन और कार्मल ली सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। लैंड कुलन वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम फिर से इसी लड़की से शादी करने के लिए तैयार हो, इसकी वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है, तुम्हारी कितनी बदनामी हुई है। वांग जी कहता है, ये मेरी लाइफ है, मुझे अपना लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है, इसलिए मैं इस शादी के लिए हाँ करता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वह जिन गोंगसाओं की तरफ देखता है और कहता है, मैं मियान से शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मियान और मेरी शादी का पोस्टर पूरे चाइना में लगा होना चाहिए, हर किसी को पता चलना चाहिए कि मियान की शादी मेरे साथ हो रही है। जिन गोंगसा जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं, हाँ हाँ बेटा जरूर होगा।
उसके बाद जिन गोंगसन म्यान म्यान के पास आता है और उसका हाथ पकड़ता है और कहता है चलो यहाँ से, वह शादी के लिए राजी हो गया है। पहली बार जो तुमने गलती की थी इस बार मत करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। म्यान म्यान हाँ में अपना सर हिलाती है। उसके बाद जिन गोंगसन मैडम जिन और म्यान म्यान वहाँ से चले जाते हैं। कारमन ली और लैंकुरन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था उनका बेटा क्या चाहता है। बिंग जहाँ अपने नूडल शॉप का स्टॉल लगाता है, वहीं के बिल बोर्ड पर वांगजी और म्यान म्यान की शादी का पोस्टर लगा जा रहा था, जिसमें लिखा था कि वांगजी और म्यान म्यान की 15 दिन बाद शादी होने वाली है। बिंग जब यह पोस्टर देखता है तो अपने मन में सोचता है चलो आखिरकार दोनों शादी तो कर रहे हैं, ये डेविल कम से कम मेरा पीछा तो छोड़ देगा। ऐसा कहकर विंग फिर से अपने काम में लग जाता है, लेकिन बार बार उसका ध्यान उसी बिलबोर्ड पर जा रहा था। विंग अपना स्टॉल को कहीं और ले जाता है और कहता है जब तक मैं उसे देखूंगा तो मेरा ध्यान भटकता रहेगा, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। ऐसा कहकर वह फिर से नूडल्स बनाना स्टार्ट कर देता है। म्यान म्यान और वांगजी की शादी से 4 दिन पहले विंग अपने स्टॉल पर नूडल्स बना रहा था और कस्टमर को दे रहा था। तभी विंग के पास एक पर्सन आता है और कहता है कि आपको बॉस बुला रहे हैं। विंग जब यह सुनता है तो उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है कहाँ पर। फिर वह पर्सन एक गाड़ी की तरफ इशारा करता है। विंग इस कार को पहचानता था। वह कहता है कि मुझे आपके बॉस से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे मेरे कस्टमरों को देखना है। तभी वह पर्सन कहता है प्लीज़ चलिए ना, बॉस ने कहा है आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। विंग फिर अपने कस्टमरों की तरफ देखता है और उनसे कहता है मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ऐसा कहकर वह सीधे उस कार के पास पहुँचता है। वांगजी जल्दी से कार का दरवाजा खोलता है और कहता है अंदर आकर बैठो। विंग कहता है जो कहना है बाहर से कहिए। वांगजी जब यह सुनता है तो एक डेविल स्माइल करता है और कहता है कार के अंदर बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विंग कहता है कि नहीं सर, आपको जो बोलना है बाहर से बोलिए, मेरे कस्टमर इंतजार कर रहे हैं। वांगजी इस वक्त विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि उनसे ज़्यादा पे मैं कर दूंगा, जितने भी तुम्हारे कस्टमर हैं उसकी दुगनी चुगनी कीमत चुका दूंगा। आकर कार में बैठो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांगजी की इस धमकी से विंग घबरा जाता है और जल्दी से कार में आकर बैठ जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और फिर उसके बाद अपने ड्राइवर की तरफ देखता है और कहता है होटल ले चलो। विंग जब यह सुनता है तो वह घबरा जाता है और कहता है सर ये आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके साथ होटल नहीं जाऊँगा। आपने तो कहा था कि आप मेरे साथ बस एक 1 नाइट स्टैंड करना चाहते हैं, फिर मुझे दोबारा होटल क्यों ले जा रहे हैं। वांगजी विंग की तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और कहता है मेरी मर्जी, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हें आज चाहता हूँ और बस आज मैं तुम्हारे साथ वो सब दोबारा करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। विंग कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। ऐसा कहकर वह कार से उतरने लगता है। वांगजी कहता है हाँ निकल जाओ कार से, तुम्हारा जो वीडियो मेरे पास है मैं उसे पूरे चाइना में फैला दूंगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा तुम जानते हो। विंग जैसे ही ये सुनता है तो वांगजी की तरफ देखने लगता है और कहता है सर आपने मेरा वीडियो बनाया है। वांगजी हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है हाँ मैंने तुम्हारा वीडियो बनाया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो आज ही वह वीडियो वायरल हो जाएगा। विंग ये सुनने के बाद वांगजी से और कुछ नहीं कहता, बस विंडो से बाहर देखने लगता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वांगजी ड्राइवर को इशारा करता है, ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है और सीधे होटल के पास लाकर खड़ा कर देता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है होटल आ गया, नीचे उतरो। विंग जब यह सुनता है तो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है सर प्लीज़ दोबारा ऐसा मत कीजिए। विंग वांगजी की कोई भी बात नहीं सुनता, वह खुद ही कार से बाहर निकलता है और विंग को कार से बाहर निकालकर उसे ब्राइडल स्टार में कैरी कर लेता है। विंग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है सर मुझे नीचे उतारिए, मुझे इस तरह से मत ले जाइए। वांगजी कुछ भी नहीं कहता और विंग को सीधे अपने रूम में लेकर आ जाता है और लाकर सीधे बेड पर पटक देता है और विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है कि 4 दिन बाद मेरी शादी है, अब मैं ये सब उसके साथ करूँगा जिसके साथ मेरी शादी होगी, इसलिए मैं तुम्हें आज के लिए बुला रहा हूँ, इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगा। विंग जब ये देखता है तो कहता है सर प्लीज़ इस बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने ऐसे क्या किया है जो आप मेरे साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं। वांगजी विंग के पास आता है और कहता है तुमने बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं अभी तुम्हें नहीं बताऊंगा, जब वक्त आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा। ऐसा कहकर विंग को वह फोर्सफुली किस करने लगता है। विंग वांगजी को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी विंग को टाइट करके पकड़ लेता है और उसे किस करने लगता है और धीरे धीरे उसको जैकेट करना स्टार्ट कर देता है। विंग रोक रहा था लेकिन वांगजी विंग की एक भी बात नहीं मान रहा। उसके बाद वांगजी विंग के साथ फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। विंग को इस बार भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन विंग कुछ भी हलचल नहीं कर रहा था, वह एक जिंदा लाश की तरह वांगजी के नीचे लेटा हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तो वह अपने आसपास देखता है तो वांगजी बेड पर नहीं था। वह धीरे से उठने की कोशिश करता है, उसके बैक में पेन होता है। उसके बाद वह इधर उधर देखने लगता है तो वांगजी रूम में भी नहीं था। तभी उसकी नज़र साइड टेबल पर जाती है जहाँ मेडिसिन और एक चिट था। विंग उस चिट को उठाता है तो उसमें लिखा था यहाँ मेडिसिन और ऑइंटमेंट रखा है, तुम खा लेना, इससे तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। विंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग धीरे धीरे उठता है और वॉशरूम में जाता है और बात लेकर वॉशरूम से बाहर आता है और अपने कपड़े पहनकर फिर से उस होटल रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्टाफ आ जाता है और कहता है सर ब्रेकफास्ट तो कर लीजिए। विंग उस पर्सन की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं करना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर वह जाने लगता है, लेकिन तभी स्टाफ मेंबर रोकता है और कहता है सर प्लीज़। विंग गुस्से से उस स्टाफ मेंबर की तरफ देखता है तो वह डर जाता है। विंग फिर होटल रूम से बाहर आ जाता है और टैक्सी लेकर सीधे अपने घर पहुँचता है। जैसे ही वह अपने घर पहुँचता है तो उसकी मॉम दरवाजे पर खड़ी थी। वह जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम आप यहाँ क्या कर रही हो। कांगसा सरन जैसे ही विंग को देखती है, विंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम रात भर कहाँ थे, तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितना चिंता हो रही थी, तुम अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे, तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था। विंग जब अपनी माँ को इतने टेंशन में देखता है तो कहता है मॉम मेरे एक फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया था, मैं हॉस्पिटल में था और मेरे फ़ोन की बैटरी भी खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से मैं तुम्हें इन्फॉर्म नहीं कर पाया। कांगसा सरन कहती है कम से कम मुझे थोड़ा बहुत बता के जाया करो, मैं सारी रात भर तुम्हारी चिंता में सो नहीं पाई हूँ। विंग जल्दी से अपनी माँ को गले से लगा लेता है। विंग अपनी माँ को गले से लगाकर बहुत फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन विंग अपनी माँ के सामने ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी माँ का अभी कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ था और वह अपनी माँ को किसी भी टेंशन में नहीं रखना चाहता था, इसलिए वह कहता है मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए घर के अंदर चलते हैं। ऐसा कहकर विंग माँ कांगसा सरन को अपने घर के अंदर लेकर आता है। विंग अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है माँ मैं सारी रात भर जगा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में जाकर लेट जाता है और अपनी आँखें बंद कर लेता है। कुछ देर बाद कांगसा सरन उसके रूम में आती है और प्यार से विंग के सर पर हाथ चलाती है और कहती है तुम्हें कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, अचानक से सारी
सारी मुसीबत एक साथ तुम्हारे सर पर कैसे आ गई। काश तुम्हारे डैड जिंदा होते तो आज तुम्हारी लाइफ कुछ और ही होती। ऐसा कहकर कांग्सा सेरेन विंग के फोरहेड पर किस कर लेती है और उसके रूम से बाहर निकल आती है। विंग जब देखता है उसकी माँ रूम से बाहर चली गई है तो उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं और कहता है, मॉम मुझे माफ कर दो, आज मैंने आपसे झूठ बोला है। इधर हम वांग जी के वेडिंग वाले दिन का सीन देखते हैं। वांग जी अपने बेडरूम में बैठा हुआ था, तभी सेक्रेटरी विंग वांग जी के बेडरूम में आता है और कहता है, सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वांग जी जब सेक्रेटरी विंग को देखता है तो कहता है, ऐसा क्या हुआ, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं। सेक्रेटरी विंग जल्दी से अपना फोन वांग जी की तरफ बढ़ा देता है। वांग जी जब फोन को देखता है तो वह गुस्से से फोन को फेंकता है और कहता है, व्हाट द हेल, ये किसने किया। सेक्रेटरी विंग घबराते हुए कहता है, सर मुझे नहीं पता, लेकिन मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। वांग जी सेक्रेटरी विंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, जल्दी से हमारे पीआर टीम को बताओ और इस वीडियो को डिलीट करो। सेक्रेटरी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर ऑलरेडी हमारी पीआर टीम इस काम पर लग चुकी है। वांग जी अभी भी गुस्से में था और फिर सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है और कहता है, उसकी क्या खबर है। सेक्रेटरी विंग अपनी नजरें नीचे कर लेता है और कहता है, सर एक और बुरी खबर है, उसकी मॉम की डेथ हो गई है। वांग जी जब यह सुनता है तो उसे शॉक लग जाता है और वह हैरानी से सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है और कहता है, ये सब कैसे हुआ। सेक्रेटरी विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सर जिस सोसाइटी में वह रहता है उस सोसाइटी में भी ये वीडियो वायरल हो चुका था, इसलिए सोसाइटी वालों ने उसकी और उसके माँ को वहाँ से निकाल दिया है, जिस वजह से उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई है। उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, तुम क्या कर रहे थे, तुम उनकी मदद के लिए क्यों नहीं गए। सर बिना आपके परमिशन के मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। सेक्रेटरी विंग ऐसा कहकर अपनी नज़र नीचे कर लेता है। वांग जी सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है और कहता है, जाकर अभी इसी वक्त उसकी मदद करो। सेक्रेटरी विंग जल्दी से उस रूम से बाहर निकल जाता है। तभी कार्मल ली वांग जी के रूम में आती है और वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी तुम अभी तक रेडी नहीं हुए, हमें वेडिंग हॉल में जाने में लेट हो जाएगा। वांग जी कहता है, मैम 5 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। ऐसा कहकर वह अपना वेडिंग ड्रेस लेता है और चेंजिंग रूम में चला जाता है चेंज करने के लिए। कार्मल ली वांग जी की तरफ ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद वांग जी चेंजिंग रूम से बाहर आता है। कार्मल ली वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, बेटा क्या ये करना जरूरी है। वांग जी कहता है, हाँ माँ आज मुझे ये करना जरूरी होगा। ऐसा कहकर वांग जी अपने रूम से बाहर निकलने लगता है। कार्मल ली भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। वांग जी का सभी लोग लिविंग रूम में इंतजार कर रहे थे। वांग जी जब वहाँ आता है तो सभी लोगों की तरफ देखता है और कहता है, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वांग जी लैंड मेंशन से बाहर आ जाता है और अपनी कार में बैठ जाता है। वांग जी के पीछे पीछे सभी लोग भी बाहर आ जाते हैं और अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। कार सीधे वेडिंग हॉल की तरफ चलती है। वांग जी किसी से फोन पर बातें कर रहा था और कह रहा था कि उस पर नजर रखो, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं थोड़ी देर में वहाँ आता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपना फोन कट कर देता है और सीधे वेडिंग हॉल के पास पहुँच जाता है। वांग जी सीधे अपने कार से बाहर निकलता है और वेडिंग हॉल के अंदर जाने लगता है। वह देखता है कि जिन गोंगसा मैडम जिन और पूरी जिन फैमिली पहले से ही वहाँ मौजूद थी। इस बार म्यांमार भी पहले से वहाँ पर खड़ी थी। वांग जी म्यांमार की तरफ देखता है और एक डेविल स्माइल करता है और स्टेज पर जाकर खड़ा हो जाता है। उसके बाद वांग जी प्रीस्ट की तरफ देखता है और कहता है, वेडिंग रिचुअल स्टार्ट कीजिए। प्रीस्ट वेडिंग रिचुअल स्टार्ट करने लगता है। एक एक करके सारी रिचुअल कंप्लीट हो रही थी। वांग जी भी म्यांमार की तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। म्यांमार भी वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। जब आखिरी रिचुअल कंप्लीट करने का टाइम आता है और वांग जी के हाथ में रिंग दिया जाता है, वांग जी एक बार म्यांमार की तरफ देखता है और एक बार रिंग की तरफ देखता है और तभी वांग जी रिंग को उछाल देता है। यह देखकर पार्टी में आए हुए सभी लोग हैरानी से वांग जी की तरफ देखते हैं और वांग जी डेविल स्माइल करता है और जिन गोंगसन और म्यांमार की तरफ देखता है और कहता है, आप लोगों ने सोचा था क्या मैं आपकी बेटी से सच में दोबारा शादी करूंगा। आपकी लड़की ने जो मेरे साथ किया है वो मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, लेकिन वह एक लड़की है इसलिए मैंने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन आपने जो किया है उसको मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं इसका बदला लेकर रहूँगा। अभी तो मुझे इस वक्त कहीं जाना है इसलिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वेडिंग हॉल से बाहर चला जाता है। कार्मल ली, लैन कुरैन, लैन सेचेन और बैनकिंग ये सब हैरानी से देख रहे थे। वह वांग जी को रोकना चाहते थे लेकिन वांग जी ने किसी की बात नहीं सुनी। सीधे वह कार में आकर बैठता है और कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। ऐसा कहकर ड्राइवर भी वहाँ से निकल पड़ता है। इधर हम विंग का सीन देखते हैं। विंग हमेशा की तरह सुबह सुबह उठ जाता है क्योंकि उसे वेजिटेबल मार्केट जाना होता है अपने नूडल शॉप के लिए वेजिटेबल लाने के लिए, इसलिए वह मार्केट चला गया था। लेकिन तभी सोसाइटी की सारी औरतें और जेंट्स आ जाते हैं विंग के अपार्टमेंट में। विंग की मॉम जब उन लोगों को देखती है तो हैरान हो जाती है। तभी सोसाइटी की एक लेडी विंग की मॉम के पास आती है और विंग का वीडियो विंग की मॉम को दिखाती है। कांग्सा सेरेन जब यह देखती है तो हैरान हो जाती है। तभी उनमें से एक लेडी कहती है, आपका बेटा हमेशा यही काम करके पैसे कमाता है, आप जैसे लोग हमारी सोसाइटी में नहीं रह सकते, अभी इसी वक्त इस अपार्टमेंट को खाली कर दो। कांग्सा सेरेन जब यह सुनती है तो वह देखती है और कहती है कि हम लोग अभी कहाँ जाएंगे, मेरे बेटे को आने दो, उसके बाद हम कहीं और चले जाएंगे, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। लेकिन तभी सोसाइटी के सारे जेंट्स अपार्टमेंट के अंदर घुस जाते हैं और अपार्टमेंट का सामान बाहर लाकर फेंकने लगते हैं। इतने में विंग भी वहाँ आ जाता है। विंग जब यह देखता है कि उसके अपार्टमेंट का सामान बाहर फेंका जा रहा है तो वह उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है। तभी कुछ लेडी विंग के पास आती है और विंग को उसका वीडियो दिखाती है। विंग जब अपना वीडियो देखता है उसमें वांग जी का फेस ब्लर नजर आ रहा था, लेकिन विंग का फेस पूरा क्लियर नजर आ रहा था, जिसे देखकर विंग हैरान हो जाता है और अपने मन में सोचता है, लैन वांग जी तुमने आखिरकार मेरा वीडियो वायरल कर ही दिया। ऐसा कहकर वह अपनी मॉम की तरफ देखता है जो वहाँ एक जगह बैठी हुई थी और अपने सीने पर हाथ रखे हुए थी। विंग जल्दी से अपनी मॉम के पास जाता है, लेकिन जैसे ही कांग्सा सेरेन विंग को देखती है तो वह विंग को अपने से दूर धक्का देती है और कहती है, तुम ये सब काम करते फिरते रहते हो, मेरे को तुम पर कितना भरोसा था, तुम इतना गंदा काम कैसे कर सकते हो। विंग रो रहा था और कह रहा था, माँ मेरे पे भरोसा करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कांग्सा सेरेन विंग को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी कुछ लोग विंग और कांग्सा सेरेन के पास आते हैं और उन दोनों को उठाते हैं और कहते हैं, आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। ऐसा कहकर विंग को और कांग्सा सेरेन को वहाँ से धक्के मारने लगते हैं। विंग कहता है, रुक जाइए, आप लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वह लोग विंग की कोई भी बात नहीं सुनते हैं। वह कांग्सा सेरेन को भी जोर से धक्का देते हैं, जिस वजह से कांग्सा सेरेन नीचे गिर जाती है। विंग जल्दी से अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन तभी कांग्सा सेरेन के सीने में बहुत तेज का दर्द स्टार्ट हो जाता है। विंग सबकी तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी मॉम को बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन विंग की कोई भी मदद नहीं करता है। सब लोग अपने अपने अपार्टमेंट में चले जाते हैं और विंग के अपार्टमेंट दरवाजा लॉक लगा लेते हैं ताकि विंग अपने अपार्टमेंट में न जा सके। विंग अपार्टमेंट के बाहर ही बैठे अपनी माँ की तरफ देख रहा था। माँ को उठाने की कोशिश करता है और उन्हें ले जाने की कोशिश
कर रहा था, लेकिन रास्ते में ही विंग की माँ ने दम तोड़ दिया। विंग यह देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। वह सबसे अपनी मदद के लिए बोलता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। विंग अपनी माँ को एक रोड की साइड पर लेकर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी कुछ लोग विंग के पास आते हैं। विंग उन लोगों को देखकर घबरा जाता है और विंग को लगता है कि ये लोग भी उसके साथ वैसा ही सलूक करेंगे। विंग घबराते हुए अपने आप को और अपनी माँ को पीछे करने लगता है। तभी उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है और कहता है, मैं आपकी मदद करने आया हूँ, मैं आपकी मोम को कब्रिस्तान ले जाने आया हूँ, उनको दफनाना होगा। विंग जब यह सुनता है तो रोने लगता है। तभी सारे पर्सन मिलकर विंग की मदद करने लगते हैं और उसे कब्रिस्तान लेके जाते हैं। विंग वहाँ पर अपनी माँ को दफनाता है और बहुत फूट फूट कर रोता है। अब विंग की लाइफ में कुछ भी नहीं बचा था। वह अपनी माँ के लिए ही तो जी रहा था, लेकिन आज उसकी माँ भी उसकी ज़िंदगी से चली गई। विंग कुछ देर अपनी माँ के कब्र के पास बैठा ही रहता है। जो लोग उसकी मदद करने के लिए आए थे वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद विंग अपनी जगह से खड़ा होता है और एक जिंदा लाश की तरह चलने लगता है। चलते चलते वह एक ब्रिज के पास आकर रुकता है और ब्रिज के नीचे देखने लगता है जहाँ से पानी बह रहा था। इतने में बांगजी भी वहाँ पहुँच जाता है और वह जल्दी से विंग के पास जाने लगता है, लेकिन तभी विंग ब्रिज से जंप मार देता है। बांगजी जब तक उसके पास पहुँचा, सिर्फ बांगजी के हाथ में विंग की शर्ट ही रह गई थी। जब तक विंग नदी में जंप लगा चुका था, बांगजी जल्दी से अपने आदमियों को बुलाता है और कहता है, नदी में जाकर सर्च करो, मुझे विंग किसी भी हालत में सही सलामत चाहिए। सभी लोग हमें अपना सर हिलाते हैं और विंग को सर्च करने के लिए नदी में जंप लगा देते हैं, लेकिन उन लोगों को विंग कहीं भी नहीं मिलता है। बांगजी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे आने तो देते तुम्हारे पास, इससे पहले ही तुमने अपने साथ ये कर लिया। ऐसा कहकर बांगजी रोता है, लेकिन तभी अचानक खत्म होता है और बांगजी एक झटके से उठता है। बांगजी पूरे पसीने पसीने था। सेक्रेटरी मिंग जल्दी से बांगजी के रूम में आता है और कहता है, सर आप ठीक तो हैं? बांगजी हाँ में सर हिलाता है और कहता है, सेक्रेटरी मिंग समय कितना हुआ है? सेक्रेटरी मिंग कहते हैं, सर अभी सुबह के 8 बजे हैं। बांगजी सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग के बारे में सब कुछ पता चला है आपको? सेक्रेटरी मिंग हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ सर बहुत कुछ पता चला है, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे। बांगजी हैरानी से सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है, बताओ तुम्हें क्या पता चला है विंग के बारे में? सेक्रेटरी मिंग बांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सर आज से 6 साल पहले जब विभूषण सर ने सुसाइड किया था तो वह नदी में बहते हुए इलिंग सिटी तक पहुंच गए थे। यहाँ एक फिशर फैमिली ने उनको बचाया था और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया था, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद पता चलता है विभूषण प्रेग्नेंट है। उसके बाद वह फैमिली विभूषण सर को अपने साथ अपने घर ले गई थी। वहीं पर उनका ख्याल रखा गया था। उन लोगों ने एक अच्छी फैमिली की तरह विभूषण सर का ख्याल रखा था। यहीं पर विभूषण सर ने अपने दोनों बच्चों को वर दिया था। बांगजी जब यह सुनता है तो हैरानी से सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, सेक्रेटरी मिंग ये तुम क्या कह रहे हो? विभूषण प्रेग्नेंट था और उसने बच्चों को वर दिया, ये कैसे हो सकता है? वो तो एक मेल है ना? सेक्रेटरी मिंग बांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सर वो एक स्पेशल मेल है जो बर्थ दे सकते हैं। जैसे ही बांगजी यह सुनता है तो बांगजी के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है और वह जल्दी से सेक्रेटरी मिंग के पास आता है और सेक्रेटरी मिंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, क्या तुम जो कह रहे हो वो सच है? सेक्रेटरी मिंग हाँ में अपना सर हिलाता है और कहता है, हाँ सर मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। यह सुनने के बाद बांगजी के चेहरे पर स्माइल बड़ी हो जाती है और कहता है, इसका मतलब वो दोनों बच्चे मेरे हैं? सेक्रेटरी मिंग कहता है, हाँ सर वांगसन और विजन वो दोनों बच्चे आपके हैं। बांगजी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, मेरे बच्चे मेरे सामने थे और मैं उनको पहचान भी नहीं पाया। सेक्रेटरी मिंग हमें कुछ करना होगा। सेक्रेटरी मिंग जब बांगजी की तरफ देखता है और कहता है, सर इस बार सोच समझ के करना, आपने हर बार विभूषण सर के साथ फोर्सफुली सब कुछ किया है, इस बार उन्हें प्यार से समझाना होगा। बांगजी सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है, जितना मैं विंग को जानता हूँ वो कभी भी प्यार से नहीं मानता है, उसके साथ हमेशा फोर्सफुली ही सब कुछ करना पड़ता है। वो मैं देख लूँगा कि मुझे विंग के साथ कैसे क्या करना है, आप बस मेरा एक काम कीजिए। ऐसा कहकर वह सेक्रेटरी मिंग को अपना काम बताने लगता है। सेक्रेटरी मिंग भी हाँ में अपना सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। उधर हम विंग का सीन दिखाते हैं। विंग अपने बच्चों को रेडी करके स्कूल के लिए निकल ही रहा था, तभी अचानक देखते हैं कि एक कार आकर विंग के घर के सामने खड़ी हो जाती है। विंग यह देखकर हैरान हो जाता है। तभी बांगजी उस कार से बाहर निकलता है। बांगजी को देखकर विंग थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए बांगजी को गुस्से से देख रहा था। बांगजी विंग के पास आता है और एक डेविल स्माइल करता है और कहता है, कहीं जा रहे हो? विंग गुस्से से बांगजी की तरफ देखता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको मैंने यहाँ से चले जाने को कहा था ना। बांगजी विंग के पास जाता है और कहता है, शायद तुम एक बात भूल रहे हो। आज से 6 साल पहले मैंने तुमसे एक बात कही थी, जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। विंग जब यह सुनता है तो हैरानी से बांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? बांगजी कहता है, तुम मेरे हो, ये दोनों बच्चे मेरे हैं, तो मैं इनको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? विंग जब यह सुनता है तो अपने कदम पीछे कर लेता है और कहता है, आप यहाँ से चले जाइए, ये बच्चे सिर्फ मेरे हैं, आपके नहीं। बांगजी विंग की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या सच में ये दोनों बच्चे मेरे नहीं हैं? क्या तुमने इन्हें बर्थ नहीं दिया है? विंग हैरानी से बांगजी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ मैंने इन्हें बर्थ दिया है, लेकिन तुम इसके फादर नहीं हो। बांगजी मुस्कुरा देता है और कहता है, उसका फैसला तो मैं कुछ देर में ही कर दूंगा, मेरे को बस इन बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाना है, उससे ये साबित हो जाएगा ये मेरे बच्चे हैं। और तुम्हें तो पता है ना कि मैं कितना पावरफुल इंसान हूँ। कानूनन इन बच्चों पर मेरा भी हक है, तुम मेरा हक मेरे से नहीं छीन सकते। मैं तुम्हारे से इन बच्चों को छीनकर अपने साथ ले जा सकता हूँ। मेरे पास इतनी पावर है, इतना पैसा है कि कोई भी मुझे नहीं रोक पाएगा। विंग जब यह सुनता है तो वह घबरा जाता है और अपने बच्चों को जल्दी से अपने पीछे छुपा लेता है और कहता है, क्यों सर प्लीज़, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? विंग को इस तरह से देखकर बांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो कहता है कि लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे साथ और अपने बच्चों के साथ रहना चाहता हूँ। मेरे साथ
मेरे साथ मेरे शहर वापस चलो। विंग जब यह सुनता है तो कहता है कि मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाला। वांग जी कहता है तो फिर ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं जाने वाले तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग जब यह सुनता है तो हैरान हो जाता है, कहता है सर ये आप कैसी बकवास कर रहे हैं, आप मेरे साथ नहीं रह सकते। वांग जी जब यह सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ मैं ऑफकोर्स तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, जहाँ मेरा हस्बैंड और मेरे बच्चे रहेंगे मैं वहीं रहूँगा। विंग ये सुनता है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हस्बैंड, मैं आपका हस्बैंड कब से हो गया। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है आज से 5 साल पहले हमारी शादी हो चुकी है। शायद तुम्हें कुछ याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, तुम मेरे कानूनन हस्बैंड हो, मैंने तुमसे शादी की है। ऐसा कहकर वह सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है। सेक्रेटरी विंग जल्दी से एक बैग लेकर आता है। वांग जी उस बैग से 2 रेड कार्ड निकालता है और विंग के हाथ में पकड़ाता है और कहता है देखो ये हमारे दोनों की शादी का कार्ड है। विंग जब वो कार्ड खोलकर देखता है तो हैरानी हो जाता है। हैरान होकर वह वांग जी की तरफ देखता है और कहता है हम दोनों की शादी कब हुई, मुझे तो याद नहीं है कि मैंने आपसे कभी शादी की है। वांग जी जब ये दिखता है तो वह विंग की तरफ थोड़ा गुस्से से देखता है, लेकिन वांगसन और विजान की तरफ देखने के बाद वह फिर से नॉर्मल हो जाता है और सेक्रेटरी विंग को कहता है कि इन दोनों को यहाँ से ले जाओ, मुझे विंग से कुछ जरूरी बात करनी है। सेक्रेटरी विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और वांगसन और विजान को वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन तभी विंग उन दोनों को पकड़ लेता है और कहता है मैं अपने बच्चों को कहीं भी नहीं जाने दूंगा। विंग को ऐसा करता देख कर वांग जी कहता है सेक्रेटरी विंग बच्चों को ज़्यादा दूर नहीं ले जा रहे हैं, बस यहाँ थोड़ी सी दूर ले जाने हैं। अब मैं जो तुमसे बात करने वाला हूँ वो बच्चों के सामने नहीं कर सकता। उसके बाद सेक्रेटरी विंग वांगसन और विजान को थोड़ी दूर लेकर जाता है, जहाँ से विंग उन दोनों पर नजर रख सके, लेकिन वांगसन और विजान वांग जी और विंग की बात ना सुन सके। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें याद है जिस दिन मैंने तुम्हें 15 लाख युआन दिए थे, तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाया था, वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं था, वह हमारे मैरिज का पेपर था जिसमें तुमने साइन किया था और उसी दिन मैंने उन्हें कोर्ट में सबमिट कर दिया था। जिस विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर नहीं था, आपने ऐसा क्यों किया, आपने मुझसे बिना बताए मुझसे शादी क्यों की। वांग जी कहता है क्योंकि मुझे तुमसे प्यार हो गया था। विंग जब ये सुनता है तो हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है क्या मतलब है आपका, आपको मुझसे प्यार हो गया, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया है वो क्या सही था। वांग जी कहता है मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ शुरू में मुझे तुम पर गुस्सा आया था क्योंकि म्यान म्यान ने मुझसे शादी तोड़ दी थी, वो भी तुम्हारे कारण। मैंने तुम्हें जाने बिना तुम्हारे कैफे और तुम्हें अपार्टमेंट से बाहर निकाल दिया था, उसके अलावा मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। यहाँ तक कि तुम्हें ये लगता है ना कि मैंने तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट करवाया है, वो भी मैंने नहीं करवाया था। मैं तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट क्यों करवाऊंगा, इसका फ़ायदा मैंने जरूर उठाया था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे तुम्हें देखकर कुछ अजीब सा अट्रैक्शन फील होने लगा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब मैंने तुम्हारी आंखों में देखा तो ना जाने क्यों मेरा दिल अचानक से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था ये सब क्या है, लेकिन मुझे तुम्हारे प्रति अट्रैक्शन फील हो रहा था। मैं तुम्हें पाना चाहता था किसी भी हाल में, लेकिन जब तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट के बारे में सुना तो मैं तुमसे मिलने गया। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूँ। मैं तुम्हारे साथ बिना शादी के वो सब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुमसे वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवाया था और उसी दिन कोर्ट में सबमिट कर दिया था और इस हिसाब से हम दोनों ही मैरिड हैं। मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो देखने में गलत है, लेकिन वो गलत नहीं था। हम दोनों हस्बैंड और हस्बैंड है, हम दोनों के बीच का रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का है, तो हम दोनों ने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। विंग जब यह सुनता है तो एक जोरदार थप्पड़ वांग जी के गाल पर लगा देता है और कहता है बिना किसी की मर्जी के उसके साथ सब कुछ करना क्या तुम्हें गलत नहीं लगा। अगर हम दोनों की शादी हो भी गई थी तो तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, और तुम किस शादी की बात कर रहे हो जिसके बारे में मुझे पता भी ना हो। तुम्हें पता है उस दिन मुझे कैसा फील रहा था, मुझे कितना दर्द हुआ था। तुमने मेरा फ़ायदा उठाया, तुमने यहाँ मुझे ब्लैकमेल, और उसके बाद तुमने क्या किया, हमारा पर्सनल वीडियो पूरी दुनिया को दिखा दिया। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता भी मैंने वो वीडियो किसी को नहीं दिखाया, मेरे पास कोई भी वीडियो नहीं था, तुम मेरे हस्बैंड थे, तो मैं कैसे अपने हस्बैंड की नुमाइश पूरी दुनिया के सामने कर सकता हूँ। तुम्हें देखने का छूने का सिर्फ मुझे हक है, किसी और को नहीं। वो वीडियो मैंने वायरल नहीं किया था। विंग जब वांग जी की बात सुनता है तो वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम्हारे पास वह वीडियो है, अगर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी तो तुम उस वीडियो को वायरल कर दोगे। वांग जी कहता है हाँ मैंने ऐसा कहा था, मैंने सिर्फ तुम्हें डराने के लिए किया था, मेरे पास तुम्हारा कोई भी वीडियो नहीं था। विंग जब ये सुनता है तो कहता है अगर तुम्हारे पास वो वीडियो नहीं था तो कैसे वायरल हो गया। वांग जी कहता है कि वो किसी और की चाल थी। विंग वांग जी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे झंझोड़ते हुए कहता है अगर वीडियो तुमने वायरल किया तो किसने किया था। वांग जी विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहता है म्यान म्यान के फादर ने। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी का कॉलर छोड़ देता है और हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है म्यान म्यान के फादर ने, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया। म्यान म्यान ने मुझसे शादी तुम्हारी वजह से तोड़ी थी, जिस तरह मुझे तुम पर गुस्सा आया था उसी तरह म्यान म्यान के फादर को भी तुम पर गुस्सा आया था। वह भी तुम्हें बर्बाद कर देना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि तुम म्यान म्यान की लाइफ से हमेशा के लिए निकल जाओ, इसलिए उन्होंने तुम पर नजर रखवाई थी। तुम कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या खाते हो, सब उनको खबर थी। यहाँ तक कि उन्होंने ही तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट करवाया था। उन्हें जब ये बात पता चली थी कि मैं और तुम एक साथ, वो सब ये कहते हुए वांग जी रुक जाता है और फिर विंग की तरफ देखता है। पहली बार जब हम दोनों होटल रूम में थे तब उनको पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उस होटल के स्टाफ को खरीद लिया और मेरे रूम में उन्होंने हिडन कैमरा छुपा दिया था और वो वीडियो वायरल कर दिया था। जिन वांगसन चाहता था कि तुम मेरी और म्यान म्यान दोनों की लाइफ से बाहर चले जाओ, इसलिए उन्होंने वीडियो वायरल किया और यहाँ तक कि उन्होंने अपार्टमेंट के लोगों को भी पैसे दिए थे ताकि तुम दोनों को वहाँ से निकाल दे, जिस वजह से तुम्हारी मॉम की डेथ हुई थी। मुझे उन सब के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब पता चला तो काफ़ी देर हो चुकी थी। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है लेकिन तुम तो म्यान म्यान से शादी करने वाले थे ना, उस दिन तो तुम्हारी और म्यान म्यान की शादी थी ना। वांग जी कहता है हाँ शादी थी, लेकिन मैं म्यान म्यान से शादी नहीं करने वाला था और ना ही मैंने शादी की है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और मुस्कुराता है और कहता है कि जब मैंने तुमसे शादी की है तो किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ। हम लैन हैं, हम लैन ज़िंदगी में बस एक बार ही शादी कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी और से शादी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें अपना हस्बैंड माना है, तुम्हारी जगह मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ। मैं तो बस म्यान म्यान को सबक सिखाना
चाहता था कि अगर शादी वाले दिन कोई उससे शादी ना करे तो कैसा फील होता है, इसलिए मैंने वो सब किया था। लेकिन बाद में मुझे ये पता चला कि जिन गोंगसा अंदर ही अंदर ये सब कर रहा है, उसकी सज़ा तो मैंने उसको दे दी है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है तुम्हें तकलीफ पहुँचाए ऐसा इंसान इस दुनिया में क्या जिंदा रह सकता है। विंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है मिस्टर लैन चलो ठीक है, सारी सच्चाई का मुझे पता चल गया है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। वांग जी हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, तुम्हें और मेरे बच्चों को मेरे साथ जाना होगा। विंग कहता है बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ऐसा कहकर वह वांगसन और वीजान को आवाज़ लगाता है। वांगसन और वीजान जल्दी से विंग के पास आते हैं। विंग उन दोनों का हाथ पकड़ता है और घर के अंदर ले जाने लगता है। वांग जी तभी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना और बच्चों के बिना नहीं रह सकता। वांग जी की तरफ देखता है और कहता है मिस्टर लैन माना कि आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपसे नफरत नहीं करता। आज भी मैं आपसे उतना ही नफरत करता हूँ जितना पहले करता था। ऐसा कहकर विंग बच्चों को लेकर अंदर जाने लगता है। वांग जी भी विंग के पीछे पीछे अंदर आ जाता है। वांग जी को अंदर देखकर विंग हैरानी से कहता है मिस्टर लैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है कि माना तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। विंग जब ये बात सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ये आप क्या बकवास कर रहे हैं। वांग जी कहता है हम दोनों की शादी हो गई है, हम दोनों मैरिड कपल हैं, तो मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तभी वांग जी सेक्रेटरी विंग को आवाज़ लगाता है। सेक्रेटरी विंग जल्दी से वांग जी का लगेज लेकर अंदर आ जाता है। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है मिस्टर लैन आप हमारे साथ नहीं रह सकते। वांग जी कहता है या तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा या मैं यहाँ रहूँगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं बच्चों को अपने साथ लेकर चला जाऊँगा। तुम जानते हो कानूनन उन पर मेरा भी हक है, मैं उन दोनों का बायोलॉजिकल फादर हूँ। अब मुझे ये बताओ कि मैं अपना लगेज कहाँ रखूँ। ऐसा कहकर वांग जी अपना लगेज अपने हाथों में ले लेता है। विंग वांग जी की तरफ गुस्से से देखने लगता है। वांग जी कहता है इतने गुस्से से मत देखो, उस दिन भी तुमने इसी गुस्से से देखा था तो मुझे तुम पर प्यार आ गया था। विंग जब ये सुनता है तो अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है। वांग जी जल्दी से बच्चों की तरफ देखता है और कहता है वांगसन वीजान मैं अपना लगेज कहाँ रखूँ। वांगसन वीजान वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि बेडरूम में रख दी थी डैडा। वांग जी जब उन दोनों के मुँह से डैडा सब सुनता है तो खुश हो जाता है और जल्दी से जाकर वांगसन और वीजान को गले से लगा लेता है। विंग जब यह देखता है तो उन दोनों को अलग करता है और कहता है ये तुम्हारी डैडा नहीं है, अगर तुमने इनको डैडा कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन तभी वांगसन कहता है लेकिन मम्मा ये तो हमारी डैडा है ना, उन अंकल ने कहा है कि ये हमारे डैडा हैं। विंग जब ये सुनता है तो सेक्रेटरी विंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। सेक्रेटरी विंग घबरा जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, आपको अगर किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊँगा। ऐसा कहकर सेक्रेटरी विंग जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। वांग जी अभी भी विंग की तरफ पपी आई से देख रहा था। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और किचन में चला जाता है। विंग जब किचन में जा रहा था तो वांग जी कहता है वाइफी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, क्या एक कप कॉफ़ी मिलेगी। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और अपने दांत पीसता है और कहता है यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर विंग किचन के अंदर ही चला जाता है। वांग जी अपने लगेज की तरफ देखता है और उसके बाद वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है चलो लगेज हम लेकर हम बेडरूम में जाते हैं। वांगसन और वीजान भी हाँ में अपना सर हिलाते हैं। वांग जी अपना लगेज लेकर विंग के बेडरूम में रख देता है और फिर बाहर आकर विंग को देखने लगता है। विंग किचन में कुछ कर रहा था। वांग जी उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। विंग को एहसास नहीं था कि वांग जी उसके पीछे खड़ा है। वांग जी धीरे से विंग के कान में जाकर विस्पर करता है और कहता है वाइफी तुम क्या कर रहे हो। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी जल्दी से विंग को पीछे से हक कर लेता है और कहता है मैं अपनी वाइफ को प्यार कर रहा हूँ। विंग वांग जी से दूर होता है और कहता है मैं आपकी वाइफी नहीं हूँ, मैंने आपको अपना हस्बैंड नहीं माना है और ये वाइफी वाइफी क्या लगा रखा है, मुझे ये सब पसंद नहीं है। ऐसा कहकर विंग वांग जी से थोड़ा दूर हो जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो जल्दी से अपने पॉकेट से वही रेड कार्ड निकालता है और विंग को दिखाता है और कहता है तुम मानो या न मानो तुम्हारी और मेरी शादी हो चुकी है और तुम मेरी वाइफी भी हो। विंग जब ये देखता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है आप यहाँ से जा रहे हैं या नहीं। ऐसा कहकर विंग नाइफ उठा अपने हाथ में ले लेता है और कहता है अगर आपने एक कदम और आगे बढ़ाया तो मैं आपको मार दूंगा। वांग जी जब ये दिखता है तो कहता है हाय तुम तो मुझे सच में जान से मार दोगे, ऐसा लुक मत दो विंग, मुझे तुम पर बहुत प्यार आ रहा है, अगर अभी घर में बच्चे नहीं होते तो मैं तुम्हारे साथ वो सब कर देता। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है और कहता है आपके कहने का मतलब क्या है। वांग जी फिर धीरे से विंग के करीब होता है और कहता है हम तीसरे के बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है अभी कि अभी इस किचन से बाहर निकलो, इससे पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं सच मेरा खून कर दूँ। ऐसा कहकर विंग खुद ही किचन से निकल जाता है। वांग जी अपना सर खुजाता है और कहता है कि निकलने को कहा है लेकिन ये तो खुद ही निकल गया। ऐसा कहकर वांग जी मुस्कुरा देता है। लेकिन वांग जी का फेस फिर से सीरियस हो जाता है और विंग को वह देखने लगता है और अपने मन में कहता है विंग मैं तुम्हें अपने साथ वापस लेकर ही जाऊँगा, मैं तुम्हारे और बच्चे के बिना सचमुच नहीं रह सकता, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े या मुझे यहाँ पर सारी ज़िंदगी भी रहना पड़े तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। उसके बाद वांग जी वांगसन और वीजान के पास जाता है, उनसे बहुत सारी बातें करता है, उनके साथ खूब सारी मस्ती करता है। विंग घर का काम कर रहा था लेकिन बार बार उसका ध्यान वांग जी और बच्चों पर जा रहा था। वह मन में सोच रहा था ये इंसान यहाँ क्या कर रहा है, ये यहाँ से जा क्यों नहीं रहा। फिर वह किचन में चला जाता है। उसे अचानक याद आता है कि वांग जी ने कहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा है, उसे कॉफ़ी चाहिए। विंग का एक मन कहता है कि उसके लिए कॉफ़ी बना दे, लेकिन बाद में कहता है मैं क्यों बनाऊँ, मैं उसकी वाइफ थोड़ी हूँ। फिर अचानक उसे याद आता है हाँ सच में वो तो उसकी वाइफ ही है। ऐसा कहकर फिर वह वांग जी के लिए कॉफ़ी बनाने लगता है। कॉफ़ी बनाने के बाद वह वांग जी के पास आता है और उसके हाथ में कॉफ़ी पकड़ाता है और कहता है ये लो तुम्हारी कॉफ़ी। वांग जी जब कॉफ़ी को देखता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है थैंक यू वाइफी। विंग कहता है मैं तुम्हारी वाइफी नहीं हूँ। जैसे ही विंग ये सब कहता है वांग जी जल्दी से वो दोनों रेड कार्ड बाहर निकाल कर दिखाता है। विंग जब उन रेड कार्ड को देखता है तो वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है तुम बार बार इन्हें मुझे क्यों दिखा रहे हो। वांग जी कहता है ताकि तुम्हें ये याद रहे कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। विंग जब ये सुनता है तो
गुस्से में आ जाता है, लेकिन वह वांग जी से कुछ नहीं कहता। वह अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए वहाँ से जाने लगता है। वांग जी यह देखकर मुस्कुरा देता है और बच्चों की तरफ देखता है और कहता है कि बच्चों, तुम्हारी माँ मुझसे बहुत नाराज है। मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया, लेकिन क्या तुम दोनों मेरी मदद करोगे? वांगसन और बीजान हाँ में अपना सर हिलाते हैं। खुश हो जाता है और फिर वह अपनी कॉफ़ी पीने लगता है। विंग ने सचमुच कॉफ़ी बड़ी टेस्टी बनाई थी। वांग जी कॉफ़ी पीने के बाद विंग के पास जाता है। विंग इस वक्त बाहर काम कर रहा था। वांग जी फिर से उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। विंग अभी गाय का दूध निकाल रहा था। वांग जी यह देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, वाह, तुम गाय का दूध भी निकालना जानते हो? विंग जब ये सुनता है तो वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है, जहाँ मेरी वाइफ जाएगी मैं भी वहीं जाऊँगा। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे मेरा काम करने दो, अगर यहाँ गाय एक्टिव हो गई तो वह दूध नहीं देगी। वांग जी फिर विंग से थोड़ा जाता है। गाय का दूध निकाल के बाद सीधे किचन में आ जाता है। वांग जी भी उसके पीछे पीछे किचन में आ जाता है। विंग कहता है, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मुझे मेरा काम शांति से क्यों नहीं करने दे रहे? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम अपना काम करो ना, मैंने कौन सा तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है? मैं तो बस तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हें पता है पूरे 6 साल से मैंने तुम्हें नहीं देखा था, तो मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ अपनी सारी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। विंग जब ये सुनता है तो गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वांग जी कहता है, जानता हूँ, लेकिन मैं तो अपनी कोशिश करता रहूँगा ना, जब तक तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। विंग जब ये सब सुनता है तो वांग जी की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है कि मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो आज दोपहर का लंच नहीं बनेगा और बच्चे भूखे रह जाएंगे। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, ओके ओके, तुम अपना काम करो, लेकिन थोड़ा स्पाइसी कम बनाना, मैं स्पाइस ज़्यादा नहीं खा सकता, मेरे पेट में जलन होती है। विंग जब यह सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और कहता है, हाँ, आज तो मैं स्पेशल ही खाना बनाऊंगा। ऐसा कहकर वह खाना बनाने लग जाता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और सेक्रेटरी विंग से बातें करने लगता है। विंग किचन में काम तो कर रहा था, लेकिन उसकी नज़र बार बार वांग जी पर जा रही थी। वांग जी अपना लैपटॉप बाहर निकालता है और वहीं काउच पर बैठ जाता है और वह लैपटॉप में काम करने लगता है, लेकिन वांग जी भी बार बार विंग को देख रहा था। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वांगसन और बीजान भी आकर वांग जी के पास बैठ जाते हैं। उन दोनों ने पहली बार लैपटॉप देखा था, तो वह दोनों हैरानी से लैपटॉप की तरफ देख रहे थे। वांग जी को जब यह महसूस होता है तो वह वांगसन और बीजान को अपने लैब में बैठा लेता है और कहता है, ये तुम क्या देख रहे हो? वांगसन और बीजान लैपटॉप की तरफ इशारा करता है। वांग जी कहता है, ये तुम्हें देखना है? दोनों हाँ में अपना सर हिलाते हैं। वांग जी उन दोनों को लैपटॉप के बारे में बताने लगता है। वांगसन और बीजान ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वह भी लैपटॉप के अंदर देखने लगते हैं। वांग जी उन दोनों के लिए कार्टून लगा देता है, तो वह दोनों बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। कुछ ही देर में विंग ने लंच तैयार कर लिया था, इसलिए उसने वांगसन और बीजान को आवाज़ लगाई थी, लेकिन उसने वांग जी को नहीं बुलाया था। लेकिन वांग जी फिर भी अपनी जगह से उठता है और वहाँ जाकर चेयर पर बैठ जाता है। विंग जब वांग जी को देखता है तो अपना मुंह बना लेता है। उसके बाद चारों मिलकर लंच करने लगते हैं। विंग वांग जी के लिए स्पेशली ही खाना लेकर आया था, जो उसके सामने रख देता है। वांग जी जैसे ही फर्स्ट बाइट लेता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह हैरानी से विंग की तरफ देखने लगता है और अपना लंच करने लगता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वांगसन और बीजान हैरानी से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ डरा, आप रो क्यों रहे हैं? वांग जी अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहता है कि आज पहली बार तुम्हारी मम्मा के हाथ का खाना खाया है, ये बहुत टेस्टी है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी फिर से खाना खाना स्टार्ट कर देता है। विंग वांग जी की शक्ल देखकर मुस्कुरा रहा था और वह भी अपना लंच कर रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी का लंच होने के बाद वांग जी चुपचाप वहाँ से उठ जाता है और सीधे काउच पर जाकर बैठ जाता है। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। विंग यह देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद ही वांग जी को अजीब सा फील होता है। वह जल्दी से दौड़कर वॉशरूम में जाने लगता है और वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर देता है। विंग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है। वह भी वॉशरूम में आता है तो देखता है वांग जी बुरी तरह से वॉमिटिंग कर रहा है। विंग ना चाहते हुए भी जाकर वांग जी का पीठ थपथपाने लगता है। वांग जी की हालत सचमुच बहुत खराब थी, उसका फेस पूरा रेड हो चुका था। विंग जब वांग जी को इस तरह से देखता है तो कहता है, तुम्हें क्या हो गया? वांग जी कहता है, मैं इतना स्पाइसी खाना नहीं खा सकता, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे स्टमक में जलन होती है। विंग जब यह सुनता है तो वह अब थोड़ा उदास हो जाता है और कहता है, आई एम सॉरी, मैंने तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक किया था। वांग जी कहता है, कोई बात नहीं। विंग कहता है, जब तुम्हें वो खाना स्पाइसी लगा था तो तुमने खाया क्यों? तुम उसे रिजेक्ट भी तो कर सकते थे। वांग जी कहता है, तुमने इतने प्यार से बनाया था तो मैं इसे कैसे छोड़ सकता था? मुझे वो टेस्टी लगा था, लेकिन बहुत मिर्ची थी, तुम इतनी मिर्ची दे के मत बनाया करो, मैं इतना स्पाइस बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वांग जी की बात सुनकर विंग कुछ भी नहीं कहता, बस वॉशरूम से बाहर आ जाता है और सीधे किचन में चला जाता है। वांग जी किसी तरह वॉशरूम से बाहर आकर बेड पर लेट जाता है, क्योंकि वॉमिटिंग करके उसकी हालत सचमुच बहुत खराब हो गई थी। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता है और उसे कहता है, इसे खाओ, इससे तुम्हारे मुंह में जो सेंसेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके होंठ काफ़ी सूज गए थे, पूरे लाल टमाटर की तरह नजर आ रहे थे। विंग जल्दी से एक चम्मच हनी लेता है और वांग जी के मुंह में दे देता है। वांग जी जब हनी को टेस्ट करता है तो विंग की तरफ डिसबिलीफ से देखता है और कहता है, विंग तुमने ये क्या किया? तुमने मुझे हनी क्यों खिलाया? विंग कहता है, तुम्हें तो जलन हो रही थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें हनी खिलाया है। वांग जी कहता है, हनी से मुझे एलर्जी है। विंग जब यह सुनता है तो अपने मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है, अब मैं क्या करूं? वांग जी कहता है, कुछ नहीं करना, तुम मेरे फ़ोन से सेक्रेटरी विंग को फ़ोन करो और कहो मैंने गलती से हनी खा लिया है, उनको मेरी मेडिसिन पता है, वो अभी लेकर आ जाएंगे। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और जल्दी से वांग जी का फ़ोन ढूंढने लगता है। वांग जी का फ़ोन बाहर काउच पर पड़ा था। विंग जल्दी से उस काउच के पास जाता है और वांग जी के फ़ोन से सेक्रेटरी विंग को फ़ोन कर देता है और कहता है कि वांग जी ने गलती से हनी खा लिया है। सेक्रेटरी विंग जब यह सुनते हैं तो कहते हैं, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसा कहकर सेक्रेटरी विंग फ़ोन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद ही सेक्रेटरी विंग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तब तक वांग जी का फेस पूरा सूज चुका था। सेक्रेटरी विंग वांग जी को देखता है तो उसको हंसी आ जाती है। वांग जी गुस्से से सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि जल्दी से मुझे मेडिसिन दो, इससे पहले मेरा शरीर सूज जाए। सेक्रेटरी विंग हाँ में सिर हिलाता है और वांग जी को वह मेडिसिन दे देता है।
वांगजी मेडिसिन ले लेने के बाद अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। सेक्रेटरी विंग विंग की तरफ देखता है और कहता है सर अब मैं चलता हूँ, मुझे काम है। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है। उसके बाद विंग वांगजी के पास बैठ जाता है। वांगजी का फेस सचमुच डरावना लग रहा था। उसको देखकर बच्चे भी हंस रहे थे। विंग बच्चों को चुप करा रहा था, कहता है कि ऐसा मत करो, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बच्चे अभी भी हंस रहे थे और वांगजी के फेस को छू छू कर देख रहे थे। दिन बीत जाता है। लगभग शाम होने तक वांगजी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। वांगजी अभी भी चुपचाप बैठा हुआ था और विंग की तरफ देख रहा था। विंग अपना काम किया जा रहा था। विंग डिनर बना रहा था। वांगजी विंग से कुछ भी नहीं कहता है, वह बस अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। इतने में बच्चे भी वांगजी के पास आकर अपना होमवर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर में ही डिनर बन जाता है। विंग वांगजी को कहता है कि आ जाओ, खाना बन गया है। लेकिन वांगजी कहता है मुझे भूख नहीं है, तुम तीनों खा लो। विंग कहता है खा लो, इस बार मैंने स्पाइस नहीं मिलाया है। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, अभी मैं नहीं खा सकता, मेरी हालत बहुत ख़राब है, मैं कल ही कुछ खा पाऊंगा, मेरे पेट में अभी भी जलन हो रही है। उसके बाद विंग वांगजी से कुछ नहीं कहता, वह अपने बच्चों के साथ बैठकर डिनर करने लगता है। डिनर हो जाने के बाद विंग बच्चों को लेकर बेडरूम में जाने लगता है। वांगजी जब यह देखता है कि विंग बेडरूम में जा रहा है तो वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है। विंग जब देखता है कि वांगजी बेडरूम में आ रहा है तो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या करने आ रहे हो। वांगजी कहता है मुझे नींद आ रही है, मैं भी सोने चाहता हूँ। विंग एक बार बेड की तरफ देखता है और उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है और कहता है इसमें बस 3 जने ही सो सकते हैं, तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है, तुम बाहर काउच पर सो सकते हो। वांगजी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं बेड पर ही सोऊंगा, बाहर बहुत ठंड है, अगर काउच पर सोया तो मेरी कुल्फी जम जाएगी। ऐसा कहकर वांगजी पहले ही आकर बेड के एक किनारे से लेट जाता है और विंग और बच्चों की तरफ देखता है और कहता है यहाँ पर तुम तीनों आराम से सो सकते हो। विंग अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि ये डेविड यहाँ से जा क्यों नहीं रहा, मुझे इतना तंग क्यों कर रहा है। तभी वांगसन और बीजान वांगजी के पास जाकर लेट जाते हैं। विंग अभी भी खड़ा होकर वांगजी को देख रहा था। वांगजी जब यह देखता है कि विंग आकर नहीं लेटा है तो विंग की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हें सोना नहीं है। विंग कहता है मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर नहीं कर सकता। वांगजी कहता है क्यों, तुम्हें मेरे साथ बेड शेयर करने में शर्म आ रही है, लेकिन हम दोनों में किस बात की शर्म है, हम दोनों हस्बैंड और हस्बैंड है ना, तुम मेरी वाइफ हो। विंग कहता है ये सब बोलना बंद करो। वांगजी कहता है अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं फिर से अपनी वेडिंग कार्ड दिखा सकता हूँ। वह विंग जब ये सुनता है तो अपना मुंह बना लेता है और दूसरे साइड आकर ले जाता है। वांगजी जब ये देखता है तो मुस्कुरा देता है और विंग और बच्चों के ऊपर अपना हाथ रख देता है। विंग जल्दी से वांगजी का हाथ झटक देता है। वांगजी कहता है विंग तुम नीचे गिर जाओगे, वैसे भी ये बेड बहुत छोटा है, अगर हम चारों चिपक के नहीं सोए तो हम दोनों में से एक जना नीचे गिरेगा। विंग उसके आगे कुछ नहीं बोलता, वह वांगजी के साइड अपना बैग करके लेट जाता है। वांगजी ये देखकर फिर से मुस्कुरा देता है और जल्दी से वांगसन और बीजान के फोrehead पर किस करता है और उन दोनों को अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। उस दिन के बाद से विंग और वांगजी में हमेशा नोकझोंक होती थी। विंग जहाँ जहाँ जाता था वांगजी भी उसके पीछे पीछे वहाँ जाने लगता था। विंग इस बात से इरिटेट हो जाता था। वह कई बार वांगजी को डांट देता था कि तुम मेरे हर जगह क्यों जा रहे हो, तो वांगजी कह देता था मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता हूँ। विंग वांगजी से हमेशा इरिटेट होता था, लेकिन उसको एक अलग सी खुशी भी महसूस होती थी जिसे वह वांगजी के सामने जाहिर नहीं करता था। विंग अगर स्कूल जाता था तो वांगजी भी विंग के साथ साथ स्कूल जाता था, उनको स्कूल छोड़कर आता था। यहाँ पर सेक्रेटरी विंग ने रिसोर्ट का काम स्टार्ट कर दिया था। वांगजी वहाँ भी जाता था और अपना काम करता था। वांगजी अगर विंग के साथ कहीं जा रहा है और किसी ने पूछा कि ये कौन है, विंग के कुछ बोलने से पहले ही वांगजी अपना वेडिंग कार्ड देता था, कहता था कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। विंग को उस वक्त बहुत गुस्सा आता था, लेकिन वह वांगजी से अब कुछ नहीं कह सकता। वांगजी ने पूरे इलिंग गाँव को ही बता दिया था कि वह विंग का हस्बैंड है। अब विंग से कोई कुछ सवाल नहीं करता था। कई बार विंग ने कहा कि तुम हमेशा ये वेडिंग कार्ड सबको शो क्यों करते रहते हो, तो वांगजी कहता है कि मैं ये इसलिए करता हूँ कि कोई तुम्हें गलत ना कहे, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हारे घर में रहता हूँ, अगर किसी ने तुम्हें गलत कहा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सब लोगों को पता चलना चाहिए तुम्हारे और मेरे बीच में क्या रिश्ता है। एक दिन वांगजी अपने कंस्ट्रक्शन साइट में गया था, उसको आने में देर हो रही थी। अब विंग को भी वांगजी की थोड़ी थोड़ी चिंता होने लगी थी। बच्चे बार बार विंग से पूछ रहे थे कि डैडा घर अभी तक क्यों नहीं आए। लगभग रात के 9 बजे अचानक विंग के घर के सामने एक कार रुकती है। विंग जल्दी से घर से बाहर निकलता है तो देखता है सेक्रेटरी विंग वांगजी को सहारा देकर अंदर ला रहा है। वांगजी को देखकर विंग हैरान हो जाता है और जल्दी से सेक्रेटरी विंग और वांगजी के पास जाता है और कहता है सेक्रेटरी विंग क्या हुआ है। सेक्रेटरी विंग विंग की तरफ देखता है और कहता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक एक्सीडेंट हो गया था, सर को चोट लग गई है। विंग जब यह देखता है वांगजी के हाथों और सर पर बैंडेज लगा हुआ था। विंग जल्दी से सेक्रेटरी विंग के साथ वांगजी को सहारा कर घर लेकर आता है और बेडरूम में लाकर देता है। वांगसन और बीजान वांगजी को जब ऐसी हालत में देखते हैं तो वह दोनों रोने लगते हैं। तब विंग उनके पास आता है और उन्हें चुप कराता है और कहता है कि तुम्हारे डैडा को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक हो जाएंगे। वह सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है और कहता है कि ये इस तरह से क्यों है, ये कुछ बोल क्यों नहीं। सेक्रेटरी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है सर को मेडिसिन दी गई है जिस वजह से वह बेहोश है। उसके बाद सेक्रेटरी विंग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सेक्रेटरी विंग रुक जाते हैं और विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो आज रात में यहीं रुक जाऊँ, अगर सर को किसी चीज़ की जरूरत हुई तो। विंग सेक्रेटरी विंग की तरफ देखता है और कहता है नहीं सेक्रेटरी विंग आप जाइए, मैं वांगजी का ख्याल रख लूँगा। सेक्रेटरी विंग अपना हाँ में मिलाता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग वांगसन और बीजान की तरफ देखता है। अभी वांगजी को चोट लगी थी इसलिए वहाँ पर तो वह चारों सो नहीं सकते, इसलिए विंग वांगसन और बीजान को लेकर पास वाली आंटी के पास जाता है और आंटी से कहता है कि आंटी वांगजी का एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप आज रात के लिए वांगसन और बीजान को अपने पास रख सकते हो। आंटी हाँ में सर हिलाती है। आंटी ये वही आंटी है जिन्होंने विंग की जान बचाई थी। विंग अपने दिल की हर बात इनसे शेयर करता है। आंटी जब यह सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है हाँ बच्चे रह सकते हैं, तुम जाओ अपने हस्बैंड का ख्याल रखो। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है और वहाँ से चला जाता है। विंग वापस वांगजी के पास आता है। वांगजी अभी भी बेहोश था। वांगजी को इस तरह से देखकर विंग को बहुत तकलीफ होती है। वह सारी रात जाकर वांगजी का ख्याल रखता है। वांगजी को रिकवर होने में पूरे 15 दिन लग जाते हैं। इस बीच वांगजी का विंग बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसकी हर जरूरतों का सामान वांगजी को देता है, वांगजी की हेल्प भी करता है। अब विंग के दिल में वांगजी के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग होना स्टार्ट हो गई थी, लेकिन विंग अपनी इस फीलिंग को दबा देता है और अपने अतीत को जब भी वह याद करता है तो उसे वांगजी पर गुस्सा भी आता है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जा रहे थे। पड़ोस वाली आंटी एक दिन विंग के पास आती है। विंग चुपचाप बैठा हुआ था। वांगजी और बच्चे घर पर नहीं थे। वांगजी बच्चों को मार्केट लेकर गया था। पड़ोस वाली आंटी विंग के पास आती है और कहती है क्या बात है बेटा, तुम इतने चुपचाप क्यों बैठे हो। विंग आंटी की तरफ देखता है, कहता है आंटी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा है विंग? यही कि तुम उसे एक चांस दोगे कि नहीं।
वह बहुत अच्छा लड़का है। इतने दिनों से वह तुम्हारे पास रह रहा है। तुमने बताया कि वह बहुत अमीर है, लेकिन फिर भी देखो वो तुम्हारे साथ रह रहा है, यहाँ पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये उसकी एक कोशिश है, तुम भी उसे एक चांस देकर देखो, क्या पता सब कुछ ठीक हो जाए। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग आंट को गले से लगा लेता है और कहता है, आंट मुझे सचमुच समझ में नहीं आ रहा है। जब भी मैं अपने अतीत को याद करता हूँ तो मुझे उस पर गुस्सा आता है। आंट प्यार से उसके बालों पर अपना हाथ सहलाती है और कहती है, बेटा अतीत को पकड़े रहोगे तो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। एक बार उसे चांस तो देकर देखो, अपने रिश्ते को आगे बढ़ा कर देखो। वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। पहले उसने तुम्हारे साथ शादी की, उसके बाद उस रिश्ते को आगे बढ़ाया है। ये बात तो तुम भी मानते हो ना। विंग हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है, क्या मुझे उसे एक चांस देना चाहिए। आंट मुस्कुरा देती है और कहती है, पहले अपने दिल की बात सुनो, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है। विंग जल्दी से अपने आंखों के आंसुओं को पोंछता है और आंट की तरफ देखता है और कहता है, ठीक है आंट, मैं एक बार उसे चांस देने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर इस बार भी उसने मेरे दिल को तोड़ा तो मैं सच में नहीं पाऊँगा। उसके बाद आंट और विंग एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं। आंट कहती है, ये फैसला तुम्हें लेना ही होगा। ऐसा कहकर वह वहाँ से चली जाती है। विंग भी आंट को जाते हुए देखता है और मुस्कुरा देता है। उसके बाद जैसे ही वांगजी और बच्चे घर में आते हैं, बच्चे तो आज बहुत खुश थे क्योंकि वांगजी ने उन्हें बहुत सारे टॉय दिलाए थे। बच्चे जाकर विंग को वह सारे टॉय दिखा रहे थे। विंग उन बच्चों की तरफ देखता है और कहता है कि रोज़ वाली ग्रैनी तुम्हें दोनों को बुला रही है, तुम दोनों उनके पास जाओ। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है, विंग अभी तो शाम हो रही है, इस वक्त उन्हें वहाँ भेजना ठीक रहेगा। वांगजी की तरफ विंग देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ तुम एक काम करो, तुम बच्चों को ग्रैनी के पास छोड़कर आ जाओ। वांगजी जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है। ऐसा कहकर वांगजी उन दोनों को अपने साथ लेकर जाता है और ग्रैनी के पास जाता है। ग्रैनी जब वांगजी को देखती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम इन दोनों को ले आए, आज ये रात को मेरे पास ही रुकने वाले हैं, तुम अभी घर जाओ। वांगजी जब यह सुनता है तो वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी पीछे मुड़कर देखता है तो ग्रैनी उसको बहुत बड़ी स्माइल देती है। वांगजी अपना सर खुजाने लगता है और अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। वांगजी जब घर के अंदर आता है तो लिविंग रूम में विंग नहीं था। वह किचन में जाकर देखता है तो किचन में भी विंग नहीं था। वांगजी हैरान होता है और कहता है कि विंग इस वक्त कहाँ गया है। यही सोचकर वह बेडरूम में जाता है, लेकिन जैसे ही वांगजी बेडरूम में जाता है तो बेडरूम को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि पूरे बेडरूम को बहुत अच्छी तरह सजाया गया था। वांगजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी अचानक वॉशरूम का दरवाज़ा खुलता है। वांगजी की नज़र विंग पर पड़ती है। विंग वांगजी को देखकर अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग ये सब क्या है। विंग अपनी उंगलियों से खेलने लगता है और उसके बाद वांगजी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि इस बार तुम मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। वांगजी जब यह सुनता है तो हैरानी से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या सच में तुम ऐसा करना चाहते हो। विंग हाँ में अपना सर हिला देता है और अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और विंग के चिक्स को अपनी तरफ करता है और विंग के होठों पर किस करना शुरू कर देता है। विंग भी वांगजी के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। जब वांगजी यह देखता है तो वांगजी के होठों पर एक स्माइल आ जाती है क्योंकि आज विंग ने पहली बार वांगजी के किस का रिस्पॉन्स किया है। वांगजी धीरे से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है और उसे बेड पर लाकर लिटा देता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग की आंखों में देखने लगता है और कहता है, विंग क्या सच में तुम चाहते हो। अगर मैं एक बार शुरू हो गया तो फिर नहीं रुकूंगा। विंग कहता है, मैंने रुकने को भी नहीं कहा है। ऐसा कहकर विंग अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। उसके बाद तो क्या वांगजी का एवरीडे मिस एवरीडे स्टार्ट हो जाता है। विंग बार बार वांगजी को रोक रहा था कि अब रुक जाओ, मैं थक चुका हूँ, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। वांगजी विंग के साथ तब तक इंटीमेट हो जाता है जब तक विंग बेहोश नहीं हो जाता। उसके बाद वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वांगजी विंग को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। उस दिन के बाद से वांगजी और विंग की लाइफ नॉर्मल हो गई थी। वह दोनों एकदम परफेक्ट कपल की तरह नजर आ रहे थे। दोनों हर चीज़ एक साथ किया करते थे। वांगजी विंग की हर वक्त हेल्प किया करता था और जब उन दोनों को इंटीमेट होना होता था तो बच्चों को आंटी के पास भेज दिया करते थे। इसी तरह 4 महीने बीत गए थे। विंग पहले से थोड़ा मोटा मोटा चबी चबी सा हो गया था। वांगजी विंग को नोटिस कर रहा था। एक दिन वांगजी विंग को बस घूरे जा रहा था। विंग वांगजी की तरफ देख रहा है और कहता है कि तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग तुम ना पहले से थोड़ा मोटे हो गए हो। वांगजी जब ऐसा कहता है तो विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम कह रहे हो। वांगजी कहता है, देखो ना तुम्हारे फेस कितना फुला फुला चबी चबी सा हो गया है और तुम्हारा स्टमक देखो, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि तुम प्रेग्नेंट हो। वांगजी बस इतना ही बोला था कि विंग हैरानी से वांगजी की तरफ देखता है और जल्दी से खड़ा हो जाता है और अपने बेडरूम की तरफ दौड़ पड़ता है। वांगजी भी विंग के पास आ जाता है। विंग जल्दी से अपने क्लॉथ को ऊपर करता है और अपने स्टमक को देखने लगता है। वांगजी जब देखता है विंग अपने स्टमक को छू कर देख रहा है तो वांगजी विंग के पास जाता है और कहता है, क्या हुआ विंग, तुम इस तरह से अपने स्टमक को क्यों छू रहे हो। विंग वांगजी की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है कि मैंने इस बात पर नोटिस क्यों नहीं किया। वांगजी कहता है, किस बात पर नोटिस। विंग कहता है, तुम शायद भूल रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ। अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ डॉक्टर के पास। वांगजी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, इस बात का पता तो तब चलेगा ना जब मैं डॉक्टर से चेक करवाऊंगा। चलो अभी इसी वक्त। वांगजी और विंग जल्दी से रूम से बाहर आते हैं तो वांगसन और विजान वहीं खेल रहे थे। वांगजी और विंग को देखकर वांगसन और जल्दी से उनके पास आते हैं। विंग विजान की तरफ देखता है और कहता है, तुम दोनों अभी इसी वक्त ग्रैनी के पास जाओ, मुझे और डैडा को कुछ जरूरी काम है, हम कुछ देर के बाहर जा रहे हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। वांगसन और विजान जब ये सुनते हैं तो कहते हैं, नहीं हम भी आपके साथ जाएंगे। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग इनको भी ले चलते हैं ना। विंग गुस्से से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वो हॉस्पिटल है, वहाँ इन दोनों को कैसे ले जा सकता हूँ। वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं होगा, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वांगसन और विजान को अपनी बाहों में उठा देता है। उसके बाद विंग और वांगजी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर विंग का चेकअप कर रहा था। वांगजी वांगसन और विजान को अपने बेड पर बैठा कर बाहर इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद ही वांगजी को डॉक्टर अंदर बुलाता है। डॉक्टर के पास जाकर वांगजी विंग की तरफ देखता है और इशारे से विंग से पूछता है, क्या हुआ है। डॉक्टर वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, मिस्टर लैन
आपके पार्टनर 4 मंथ प्रेग्नेंट है। वांग जी जब यह सुनता है तो वहीं पर बेहोश हो जाता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर वांग जी की तरफ देखता है और कहता है लगता है इनको बहुत जोर का झटका लगा है। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी को होश आता है। वांग जी विंग को अपने सामने देखता है तो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग क्या डॉक्टर ने सच बोला है, तुम 4 मंथ प्रेग्नेंट हो। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद विंग डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है डॉक्टर मैं 4 मंथ प्रेग्नेंट हूँ लेकिन मुझे पता क्यों नहीं चला है। डॉक्टर विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है कभी कभी प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है, हमें कुछ महसूस भी नहीं होता और हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। वांग जी डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है कि विंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना डॉक्टर। डॉक्टर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं नहीं ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने पार्टनर का ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखना होगा क्योंकि ये एक मेल है, ये प्रेगनेंसी बहुत रिस्की हो सकती है और ऊपर ट्विंस के साथ तो और भी ज़्यादा। वांग जी जब ये सुनता है तो हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखने लगता है और कहता है ट्विंस, तो डॉक्टर हाँ में अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं हाँ आपके पार्टनर फिर से ट्विंस से प्रेग्नेंट है। वांग जी तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है। विंग तो हैरानी से डॉक्टर की तरफ और वांग जी की तरफ देखने लगता है और फिर वांगसर और बीजान की तरफ। उसके बाद वांग जी विंग को घर लेकर आ जाता है। विंग से कहता है कि विंग आज के बाद से तुम घर का कोई भी काम नहीं करोगे, जो भी काम करना होगा मुझे करना होगा, मैं सारे काम करूँगा लेकिन तुम सिर्फ आराम करोगे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और गुस्से से अपना मुंह फुला लेता है। वांग जी जब ये देखता है तो विंग के पास बैठ जाता है और कहता है विंग क्या बात है, तुम इतने गुस्से में क्यों नजर आ रहे हो, क्या तुम्हें ये बेबी नहीं चाहिए। वांग जी की बात सुनकर विंग जल्दी से अपने स्टमक पे हाथ रखता है और कहता है मुझे चाहिए, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम जब भी मुझे बेबी देते हो तो ट्विंस ही क्यों देते हो। वांग जी कहता है ये तो मेरी पावर है। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से भाग जाता है। विंग गुस्से से पिलो उठाकर वांग जी को मारने वाला था लेकिन वह रुक जाता है। उसके बाद वह अपने बच्चों की तरफ देखता है और कहता है पहले इन दोनों ट्विंस को संभाला, अब इन दोनों को संभालना होगा। ऐसा कहकर विंग अब पावटी सा फेस बना लेता है। कुछ दिन के बाद से वांग जी विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा था, यहाँ तक कि घर के सारे काम भी कर रहा था। जो काम विंग क्या करता था अब वह काम वांग जी क्या करता है। देखते ही देखते विंग के 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। उधर लैंड मेंशन का सीन दिखाते हैं। कार्मेल ली और लैंड कुरेन दोनों ही परेशान थे क्योंकि वांग जी जब से इलिंग सिटी गया है तब से वह वापस ही नहीं आया है। कार्मेल ली जब भी वांग जी से बात करने की कोशिश करती है तो वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, वह चुपचाप ही रहता है और थोड़ी बहुत बात करके कार्मेल ली का फोन काट दिया करता था। कार्मेल ली को वांग जी के लिए बहुत चिंता हो रही थी। वह कार्मेल ली लैंड कुरेन की तरफ देखती है और कहती है मुझे वांग जी की चिंता हो रही है। लगभग 1 साल होने को आ रहा है लेकिन वांग जी अभी तक इलिंग सिटी से वापस नहीं आया है। वह जब भी किसी काम के लिए बाहर जाता था तो 1-2 महीने से ज़्यादा वहाँ नहीं रुकता था, लेकिन अब तो पूरा 1 साल होने को आ रहा है। मैंने 1 साल से अपने बच्चे का चेहरा तक नहीं देखा। लैंड कुरेन भी कहते हैं हाँ ली मुझे भी वांग जी की चिंता हो रही है। कार्मेल ली जल्दी से लैंड कुरेन के पास आकर बैठती है और उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है क्यों ना हम भी इलिंग सिटी में जाएं, जाकर देखें वांग जी वहाँ क्या कर रहा है। लैंड कुरेन कार्मेल ली की बात सुनकर कहते हैं हाँ ली तुम ठीक कह रहे हो, मैं अभी सेक्रेटरी विंग से बात करता हूँ। कार्मेल ली कहती है नहीं आप सेक्रेटरी विंग से कोई भी बात नहीं करेंगे। सेक्रेटरी विंग को अगर आप बताएंगे कि हम आ रहे हैं तो वह वांग जी को बता देगा और वांग जी वहाँ से गायब हो जाएगा। लैंड कुरेन को कार्मेल ली की बात सही लगती है। वह कहता है ठीक है हम वहाँ जाकर वांग जी को सरप्राइज देंगे। ऐसा कहकर वह सिचन की तरफ देखते हैं और सिचन से कहते हैं सिचन हमारी इलिंग जाने की व्यवस्था करो। सिचन हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद नेक्स्ट डे ही कार्मेल ली और लैंड कुरेन इलिंग सिटी पहुंच जाते हैं। इलिंग सिटी पहुंचने के बाद वह सेक्रेटरी विंग के पास फोन करते हैं और कहते हैं हम लोग इलिंग सिटी में हैं, वांग जी इस वक्त कहाँ है हमें बताओ। सेक्रेटरी विंग जब ये सुनते हैं तो घबरा जाता है और वह जल्दी से लैंड कुरेन और कार्मेल ली के पास पहुंच जाता है। उसके बाद सेक्रेटरी विंग लैंड कुरेन और कार्मेल ली को कार में बिठाता है और वांग जी के घर के पास ले जाता है। कार्मेल ली और लैंड कुरेन जब कार से बाहर निकलते हैं तो उनकी नज़र वांग जी पर पड़ती है। वांग जी इस वक्त गाय का दूध निकाल रहा था और बच्चे उसके पास खेल रहे थे। वांग जी बार बार गाय के दूध को भी बच्चों के मुंह में दे रहा था। बच्चे खुशी खुशी पी रहे थे। इतने में विंग अंदर से सेब खाते हुए बाहर निकलता है और कहता है वांग जी मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है बच्चों को दूध इस तरह मत पिलाया करो, अनहाइजेनिक होता है। कार्मेल ली और लैंड कुरेन की नज़र विंग पर पड़ती है। वह दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। उसके बाद सेक्रेटरी विंग उन दोनों के पास आता है और कहता है सर विंग सर जिंदा है। लैंड कुरेन जब यह सुनता है तो कहता है अगर विंग जिंदा है तो तुमने हमें क्यों नहीं। सेक्रेटरी विंग लैंड कुरेन की तरफ देखता है और कहता है कि मुझे सर ने मना किया था। सर चाहते थे कि विंग सर को मनाकर वह सिटी ले जाए लेकिन विंग सर ने मना कर दिया, वह यहीं रहना चाहते हैं, इसलिए वांग जी सर भी उन्हीं के साथ यहीं पर रह गए हैं। कार्मेल ली सेक्रेटरी विंग की बातें सुन रही थी लेकिन उसकी नज़र वांग जी के पास खड़े 2 बच्चों पर थी। वह सेक्रेटरी विंग की तरफ देखती है और कहती है सेक्रेटरी विंग ये दोनों बच्चे किसके हैं। सेक्रेटरी विंग कहते हैं ये वांग जी सर और सर के बच्चे हैं। विंग सर एक स्पेशल मेल है जो बर्थ दे सकते हैं और अभी फिलहाल वह फिर से बर्थ देने वाले हैं, वो देखिए। तभी कार्मेल ली और लैंड कुरेन की नज़र विंग के स्टमक पर पड़ती है। विंग इस वक्त 9 मंथ प्रेग्नेंट था लेकिन उससे भी ज़्यादा उसका स्टमक बहुत बड़ा हुआ था। ये देखकर कार्मेल ली कहती है क्या सच में वह बर्थ दे सकता है। सेक्रेटरी विंग हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। उसके बाद कार्मेल ली और लैंड कुरेन वांग जी के पास जाते हैं और वांग जी को बुलाते हैं। वांग जी जैसे ही अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुनता है उनकी तरफ हैरानी से देखता है और कहता है आप लोग दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। लैंड कुरेन गुस्सा होते कहते हैं तुम तो यहाँ पर एक फैमिली खेल रहे हो लेकिन तुम्हें ये भी याद है कि तुम्हारी एक और फैमिली है जिनको तुम्हें कुछ बताना होता है। कार्मेल ली आगे बढ़ती है और वांग जी के कान को पकड़कर ठेसती है और कहती है नालायक तुमने हमें बताया क्यों नहीं, हमारे इतने प्यारे प्यारे 2 ग्रैंडसन हैं, तुम हमारे से हमारे ग्रैंडसन को छुपा कर रखना चाहते थे। वांग जी कहता है ऐसी बात नहीं है मॉम, मेरे कान छोड़िए, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। कार्मेल ली वांग जी के कान छोड़ देती है। वांग जी कार्मेल ली की तरफ देखता है और कहता है मॉम मैं आप लोगों को सरप्राइज देना चाहता था, विंग को मैं यहाँ से लेकर जाना चाहता था लेकिन विंग यहाँ से जाने को राजी ही नहीं है, इसलिए मैं यहीं रुक गया। उसके बाद विंग दोबारा प्रेग्नेंट हो गया जिस वजह से डॉक्टर ने विंग को ट्रैवल करने से बिल्कुल मना कर दिया है। इसलिए मैंने सोचा था एक बार विंग की डिलीवरी हो जाए तो बच्चों को लेकर ही मैं एक बार में ही आप लोगों के पास आ जाऊँगा। कार्मेल ली मुस्कुरा देती है और कहती है ये तुमने ठीक फैसला किया। उसके बाद वह विंग के पास जाती है। विंग अभी भी घबराया हुआ खड़ा था, उसे लग रहा था कि कार्मेल ली कुछ उल्टा सीधा बोलेगी लेकिन कार्मेल ली विंग के पास जाती है और प्यार से उसके सर को सहलाती है और कहती है तुम कहाँ चले गए थे। हाँ बच्चा तुम्हें पता है हमारा बेटा तुम्हारे लिए कितना परेशान हो गया था, वह तो जीना ही छोड़ चुका था। कार्मेल ली की बातें सुनकर विंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कार्मेल ली जब ये देखती है कि विंग की आंखों से आंसू आ रहे हैं तो जल्दी से वह विंग के आंसू को पोंछती है और कहती है तुम रो क्यों रहे हो, ऐसी हालत में तुम्हें नहीं रोना चाहिए। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी कार्मेल ली और विंग के पास आता है और कहता है विंग तुम बहुत देर से बाहर खड़े हो, तुम अंदर जाकर रेस्ट कर लो।
और उसके बाद वांग जी अपने माँ बाप की तरफ देखता है और कहता है मॉम डैड चलिए अंदर चलते हैं। उसके बाद सभी लोग अंदर आ जाते हैं। कार्मेन ली और लैन कुरेन तो वांगसन और वीजान को अपने लैब में बिठा लेते हैं और उन्हें बहुत सारा प्यार करते हैं। वांग जी और विंग जब यह देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं। सेक्रेटरी मिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है सर मुझे जाना होगा। सेक्रेटरी मिंग की तरफ देखता है और कहता है थोड़ी देर रुक जाओ सेक्रेटरी मिंग, मैं अभी सभी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाला हूँ, ब्रेकफास्ट करके ही जाना। सेक्रेटरी मिंग हाँ में अपना सर हिला देता है। उसके बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है जो अभी भी खड़ा था। वांग जी विंग के पास जाता है और कहता है विंग तुम जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो। विंग हाँ में अपना सर हिलाता है। उसके बाद वांग जी विंग को लेकर बेडरूम में आ जाता है और कहता है अब तुम यहाँ रेस्ट करो। ऐसा कहकर वांग जी रूम से बाहर आ जाता है और उसके बाद वह सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। कार्मेन ली जब यह देखती है कि वांग जी ट्रेडिशनल चाइनीज चूल्हे पर खाना बना रहा है तो ये देखकर हैरान हो जाती है। वह वांग जी के पास आती है और कहती है वांग जी तुम्हें इस पर खाना बनाना आता है। वांग जी कार्मेन ली की बात सुनकर मुस्कुरा देता है और कहता है नहीं मॉम, शुरू में मुझे बहुत परेशानी हुई थी लेकिन अब मैं अच्छी तरह बना लेता हूँ। लेकिन तभी अचानक विंग के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वांग जी जब ये सुनता है तो वह घबरा जाता है और जल्दी से बेडरूम में जाता है तो देखता है विंग अपना स्टमक पकड़ कर खड़ा था और वह दर्द से चिल्ला रहा था। विंग की चीख सुनकर सभी लोग भी बेडरूम में आ जाते हैं। कार्मेन ली जल्दी से विंग के पास जाती है और वांग जी की तरफ देखती है और कहती है कि वांग जी लगता है बेबी के आने का वक्त हो गया है। लेकिन वांग जी जब ये सुनता है तो अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है मॉम लेकिन डॉक्टर ने तो एक हफ्ते बाद का समय दिया है। विंग जब ये सुनता है तो वांग जी के कॉलर को पकड़ता है और कहता है अगर बच्चे अभी आना चाहते हैं तो तुम क्या आने नहीं दोगे। वांग जी जब ये देखता है तो वह घबरा जाता है और कहता है नहीं विंग मैं तो बस बोल रहा था। विंग चिल्लाकर बोलता है मुझे अभी इसी वक्त हॉस्पिटल ले जाओ, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इस बार तुमने अगर मुझे हाथ लगाया ना तो मैं सचमुच तुम्हारा वो हिस्सा ही काट दूंगा। विंग की ये बात सुनकर वांग जी थोड़ा सा फील करता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम कहाँ किस जगह पर क्या बोल रहे हो ये तो देख लो। विंग अपने आसपास देखता है तो वांग जी के मॉम डैड उसी की तरफ देख रहे थे। विंग फिर भी कहता है तो क्या हुआ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, अभी तक तुम खड़े हो, मुझे लो और हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। वांग जी जल्दी से विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है लेकिन विंग हद से ज़्यादा भारी हो चुका था। वांग जी को तो ऐसा लग रहा था कि उसकी कमर अभी ही टूट जाएगी। तभी सेक्रेटरी विंग भी आकर वांग जी को हेल्प करता है और उसको जल्दी से कार में लाकर बिठा देता है। कार्मेन ली और लैन कुरेन वांगसन और वीजान को अपने अपने बाहों में उठाते हैं और वह दोनों भी कार की तरफ आ जाते हैं और कार में आकर बैठ जाते हैं। सेक्रेटरी विंग कार को लेकर सीधे हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। घूमने के बाद विंग को जल्दी से इमरजेंसी में एडमिट कराया जाता है। थोड़ी देर बाद ही विंग का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। कार्मेन ली और लैन कुरेन वांगसन और वीजान को अपने लैब में बिठाकर वहीं पर बेंच पर बैठ जाते हैं। लेकिन वांग जी परेशान हो रहा था, वह इधर से उधर घूम रहा था। वांग जी को इस तरह देखकर कार्मेन ली कहती है वांग जी तुम बैठ जाओ, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम यहाँ आकर बैठो। वांग जी जल्दी से कार्मेन ली के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है पता नहीं मॉम मेरे हाथ पैर बहुत काँप रहे हैं, पहली बार फादर बन रहा हूँ ना इसलिए ऐसा लग रहा है। तभी वांगसन और वीजान वांग जी की तरफ हैरानी से देखते हैं। वांग जी वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। हाँ माना कि तुम दोनों भी हो लेकिन इस बार तो पहली बार फील कर रहा हूँ ना इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन रूम का थिएटर का दरवाजा खुलता है। वांग जी जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर वांग जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है कांग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, आपको ट्विंस बेबी गर्ल हुई है। वांग जी जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है। फिर डॉक्टर की तरफ देखता है और कहता है विंग कैसा है। तो डॉक्टर कहता है वो अभी ठीक है, थोड़ी देर में उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप थोड़ी देर बाद उनसे मिल सकते हैं। कार्मेन ली लैन कुरेन सेक्रेटरी मिंग और वांगसन और वीजान जब ये सुनते हैं तो वह सब खुश हो जाते हैं। वांग जी जल्दी से अपने मॉम डैड के पास जाता है और कहता है मॉम आपको पता है मेरी डॉटर हुई है, वो भी ट्विंस। कार्मेन ली जब ये सुनती है तो मुस्कुराती है और प्यार से वांग जी की गाल को सहलाती है और कहती है कांग्रेचुलेशन सन। उसके बाद सभी लोग आपस में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। लगभग 2 घंटे बाद नर्स वांग जी के पास आती है और कहती है आपके पेशेंट को होश आ गया है, वह आपको बुला रहे हैं। जब सब लोग यह सुनते हैं तो वह सभी मुस्कुरा देते हैं। नर्स उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है एक एक करके आप लोग उनसे मिलकर आ सकते हैं। लेकिन नर्स की बात सभी लोग इग्नोर कर देते हैं और एक साथ ही विंग के वार्ड में चले जाते हैं। नर्स अपना हेडसेट करती है और कहती है शायद इन लोगों को बच्चे से मिलने की बहुत ज़्यादा ही खुशी है। सभी लोग अंदर आने के बाद देखते हैं विंग अपने बेड पर बैठा था और उसके लैब में 2 बच्चे थे। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और अपनी बेटियों को देखता है तो वह मुस्कुरा देता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू विंग, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने मुझे इतना कीमती तोहफा दिया है। वांगसन और वीजान जब ये सुनते हैं तो वह जल्दी से वांग जी के पास आते हैं और वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं दादा क्या हम कीमती नहीं हैं। वांग जी वांगसन और वीजान की तरफ देखता है और कहता है हाँ तुम दोनों भी कीमती हो और ये दोनों भी कीमती हैं। उसके बाद सभी लोग एक एक करके विंग और बच्चियों से मिलते हैं। कार्मेन ली और लैन कुरेन तो बच्चियों को अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उन दोनों के फोरहेड पर किस करते हैं। उसके बाद वांग जी कार्मेन ली और लैन कुरेन की तरफ देखता है और कहता है मॉम डैड आप वांगसन और वीजान को लेकर घर चले जाइए, मैं विंग के पास रुकता हूँ। लेकिन कार्मेन ली कहती है नहीं बेटा तुम चले जाओ, मैं रुकती हूँ, विंग को ज़रूरत होगी मेरी। लेकिन वांग जी कहता है नहीं मॉम मैं विंग को भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता, आप लोग घर चले जाइए। सेक्रेटरी विंग कार्मेन और लैन कुरेन के पास आता है और कहता है चलिए मैम घर चलते हैं, सर विंग सर को इस तरह छोड़कर नहीं जाएंगे, मुझे पता है। फिर उसके बाद सभी लोग वहाँ से चलते हैं। अब वांग जी और विंग वहाँ थे। वांग जी जल्दी से के पास आता है और उनके हाथ को पकड़ता है विंग में मैं कभी भी इस बात का एक्सपेक्टेड किया था कि तुम मेरी लाइफ में आओगे, जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की वो मेरी लाइफ में हो गया। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है तुम्हें भी थैंक यू, हमारा अनएक्सपेक्टेड खाना वांग में खिलाता है। उसके बाद वांग जी अपनी बेटियों को अपनी बाहों में उठा लेता है और एक एक करके उन दोनों के फोरहेड पर किस करता है और उसके बाद वह विंग के फोरहेड पर किस करता है। तो चलिए गाइस इसी हैप्पी मोमेंट के साथ मेरी स्टोरी भी एंड होती है। आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ करके जरूर बताइएगा और लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।